दोस्तों, आज आप सुनेंगे एक बहुत ही मशहूर लेखक का उनसे भी ज़्यादा मशहूर नावल। लेखक का नाम है जॉर्ज ऑरवेल और मशहूर नावल का नाम है एनिमल फार्म। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक एनिमल फार्म यानी पशुओं के एक फार्म की कहानी है। इस कहानी में फार्म पर रहने वाले जो पशु हैं वो सारे के सारे मिलकर एक दिन इंसानों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और उसके बाद क्या क्या होता है, ये सब कुछ इतना मज़ेदार और इतना दिल को छू लेने वाला है कि एक बार इस कहानी को सुनना शुरू करने के बाद आप अंत तक इसे छोड़ नहीं पाएंगे। लेखक ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है, यानी सटायर के रूप में। और इसमें उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर जो व्यंग्य किए हैं वो आज भी उतने ही सटीक बैठते हैं जो उस ज़माने में बैठते थे। कहानी का सार कुछ इस तरह से है कि मिस्टर जोन्स के फार्म में रहने वाले पशु इंसानों की सेवा करते करते थक चुके हैं और उन्हें ये लगता है कि इंसान द्वारा अपनी सारी ज़रूरतों के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाना पशुओं का घोर शोषण है। क्रांति की शुरुआत उस दिन होती है जब एक दिन मिस्टर जोन्स पशुओं को चारा देना भूल जाते हैं और इसके तुरंत बाद नेपोलियन और स्नोबॉल नाम के दो सुअरों की नेतागिरी में सारे जानवर मनुष्यों पर आक्रमण करने और फार्म पर कब्जा जमाने की योजना बना लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी एनिमल फार्म। मैनर फार्म यानी तालुका बाड़े के मिस्टर जोन्स ने रात के लिए मुर्गियों के दड़बों को ताला तो लगा दिया था, लेकिन वो इतनी ज्यादा पिए हुए था कि उनके किवाड़ बंद करना ही भूल गया। वो लड़खड़ाता हुआ अहाते की तरफ चल दिया। उसकी लालटेन से बनती रोशनी का घेरा उसके चलने से इधर उधर हिल रहा था। उसने अपने जूते पिछवाड़े के दरवाजे की तरफ उछाल दिए, फिर रसोई के कोठे में रखे कनस्तर में से अपने लिए बियर का आखिरी गिलास भरा और चलता हुआ अपने बिस्तर के पास जा पहुंचा जहां मिसेस जोन्स पहले ही खराटे लेती सोई हुई थी। जैसे ही कमरे की लाइट बंद हुई, बाड़े की सारी इमारतों में हलचल और सुगबुगाहट सी शुरू हो गई। दिन में ही चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि जनाब मेजर माननीय धूसर सुअर को कल रात एक अजीब सा सपना आया था और उनकी इच्छा है कि अपने इस सपने के बारे में वो दूसरे जानवरों को बताएं। ये तय हो ही चुका था कि जैसे ही मिस्टर जोन्स के जाने के बाद सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, सब लोग बाड़े के बाहर वाले हिस्से में मिलेंगे। जनाब मेजर साहब को बाड़े में इतना ज्यादा सम्मान मिला हुआ था कि हर प्राणी उनकी बात सुनने के लिए अपनी घंटे भर की नींद का त्याग करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। बड़े बघार के एक सिरे की तरफ एक चबूतरे पर मेजर पहले से ही अपने पुआल के बिस्तर पर आराम से पसरा हुआ था। उसके ऊपर एक लकड़ी के लट्ठे से एक लालटेन लटकी हुई थी। मेजर साहब की उम्र 12 बरस की थी और पिछले कुछ अरसे से वो थोड़ा मुटिया गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी राजसी ठाट बाट वाले सुअर थे। उनका बधिया नहीं किया गया था और हालांकि उनके आगे के नुकीले दांत कभी काटे नहीं गए थे, फिर भी देखने में वो बुद्धिमान और उदार लगते थे। काफ़ी देर पहले से ही अलग अलग जानवर वहां आने शुरू हो गए थे और अपने अपने हिसाब से सब आराम से बैठने लगे थे। सबसे पहले तीनों कुत्ते आए, ब्लूबेल, जेसी और पिंचर। फिर सुअर आए और चबूतरे के एकदम सामने पुआल पर पसर गए। इसके बाद मुर्गियां आईं जो खिड़की की चौखट पर जा बैठीं। कबूतर फड़फड़ाते हुए शहतीरों पर बैठ गए। भेड़ों और गायों ने अपने लिए सुअरों के पीछे जगह तलाश ली और बैठे बैठे जुगाली करने लगीं। गाड़ी वाले दोनों घोड़े बॉक्सर और क्लोवर एक साथ आराम से धीरे धीरे चलते हुए आए। क्लोवर थोड़ी मोटी ममतामयी घोड़ी थी जो अब अधेड़ावस्था में पहुंच रही थी। अपने चौथे बच्चे को जन्म देने के बाद वो अपनी पुरानी फिगर कभी वापस नहीं पा सकी थी। बॉक्सर जो था वो अच्छा खासा कद्दावर घोड़ा था, कोई 18 हाथ ऊंचा और औसत दर्जे के 2 घोड़ों के बराबर उसमें ताकत थी। उसकी नाक पर एक सफ़ेद लाइन थी जिसकी वजह से वो कुछ कुछ फूहड़ सा लगता था। वो ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं था, लेकिन एक बात ज़रूर थी, उसके चरित्र की गंभीरता और काम करने की बेपनाह ताकत की वजह से सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। घोड़ों के बाद सफ़ेद बकरी म्यूरियल और बेंजामिन नाम का गधा आए। बेंजामिन इस बाड़े का सबसे पुराना जानवर था और बहुत ही ज्यादा खपती था। कभी किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जब भी बोलता तो आमतौर पर कोई ना कोई कटाक्ष ही करता। उदाहरण के लिए कभी वो ये कहता
कि भगवान ने उसे पूंछ इसलिए दी है कि वो मक्खियों को उड़ाकर उन्हें दूर रखे, लेकिन जल्दी ही ना तो उसके पास पूंछ रहेगी और ना ही मक्खियां रहेंगी। पूरे बाड़े में वही सिर्फ एक ऐसा पशु था जो कभी हंसता नहीं था, और इसकी वजह पूछने पर वो ये कहता कि उसे ऐसा कुछ नजर ही नहीं आता जिस पर हंसा जा सके। वो सबके सामने इस बात को स्वीकार तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी सब जानते थे कि वो बॉक्सर के प्रति निष्ठावान था। दोनों अक्सर अपनी रविवार की छुट्टियां एक साथ फल वाले बगीचे के परे वाले छोटे पशु बाड़े में एक साथ चरते हुए गुजारते थे। हाँ, ये अलग बात थी कि उस समय भी दोनों बात नहीं करते थे। दोनों घोड़े अभी आकर बैठे ही थे कि बत्तख के बच्चों का झुंड कमजोर आवाज में चिंचियाता हुआ एक पंक्ति में बखार के अंदर घुसा। उनकी माँ मर चुकी थी और ये झुंड इधर उधर लपकता झपकता सा अपने लिए कोई ऐसी जगह तलाश रहा था जहां कोई बड़ा जानवर उनको अपने पैरों तले कुचल न डाले। क्लोवर ने अपने आगे के पैरों से उनके चारों तरफ एक दीवार सी खड़ी कर दी। बत्तख के बच्चे उसके भीतर दुबक कर बैठ गए और पलक झपकते ही सो गए। सबसे आखिर में आई मौली। वो एक खड़ूस दिमाग की खूबसूरत सफ़ेद घोड़ी थी जो मिस्टर जोन्स की खचड़ा गाड़ी को खींचती थी। गुड़ की डली को मुंह में चुभलाते हुए वो मस्ती से आई और आगे ही आगे बैठ गई। फिर वो अपने सफ़ेद बालों को इधर उधर लहराने लगी। असल में वो उस पर बंधे लाल रिबन्स की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। उसके भी बाद आई बिल्ली। उसने हमेशा की तरह सबसे गर्म जगह के लिए आसपास देखा और फिर बॉक्सर और क्लोवर के बीच की जगह में खुद को सिकोड़ कर बैठ गई। वहां मेजर के पूरे भाषण के दौरान वो संतुष्ट भाव से बैठी घुरघुराती रही। उसने मेजर का कहा हुआ एक भी शब्द ध्यान से नहीं सुना। अब तक मोजेस पालतू काले कव्वे के अलावा सभी प्राणी पधार चुके थे। मोजेस पिछवाड़े की तरफ एक टांड पर सोया हुआ था। जब मेजर ने देखा कि सब आराम से अपनी अपनी जगह बैठ चुके हैं और ध्यान से उसकी बात का इंतजार कर रहे हैं, तो उसने गला खखारा और कहना शुरू किया, साथियों, आप लोग कल रात के मेरे उस अजीब सपने के बारे में सुन ही चुके हैं, लेकिन मैं सपने की बात बाद में करूँगा। उससे पहले मुझे कुछ और कहना है। मुझे नहीं लगता कॉमरेड्स कि अब मैं आने वाले बहुत से महीनों में आप लोगों के साथ रह पाऊँगा, और मरने से पहले मैं ये अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैंने जो कुछ बुद्धिमानी हासिल की है उसे आप लोगों को सौंप कर जाऊँ। मैंने अपना भरपूर जीवन जी लिया है। जब मैं अपने थान में अकेला पड़ा रहता था तो मुझे सोचने के लिए काफ़ी टाइम मिला, और मुझे लगता है कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस धरती पर जीवन के स्वरूप को और साथ ही साथ अब जी रहे किसी भी पशु को समझ सकता हूँ, और इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मेरे साथियों, आप सभी बताइए, हमारी इस जिंदगी का स्वरूप आखिर क्या है? हमारा ढर्रा क्या है? इसमें झांक कर देखें। हमारी जिंदगी कितनी दयनीय है। इसमें कड़ी मेहनत है और हमारी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती। जब हम पैदा होते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही खाने को दिया जाता है कि बस हमारी सांसें चलती रहें। हमारे शरीर में जब तक खून की आखिरी बूंद तक मौजूद रहती है तब तक हमें काम करने को मजबूर किया जाता है, और उस पल के आते ही जब हमारी उपयोगिता खत्म हो जाती है तो हमें बड़े ही क्रूरता के साथ कत्ल कर दिया जाता है। पूरे इंग्लैंड में कोई भी ऐसा पशु नहीं है जो 1 साल का हो जाने के बाद खुशी का या फुर्सत का मतलब जानता हो। पूरे इंग्लैंड में कोई भी पशु आज़ाद नहीं है। पशु की जिंदगी दुर्गति और गुलामी की जिंदगी है, और ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या ये प्रकृति का एक सीधा साधा सा नियम है? क्या हमारी ये हालत इसलिए है कि हमारी धरती इतनी गरीब है कि ये इस पर रहने वालों को एक शानदार जिंदगी मुहैया नहीं करा सकती? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, 1000 बार नहीं। इंग्लैंड की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है, इसमें इतनी क्षमता है कि अब इस पर जितने पशु रह रहे हैं उससे कई गुना अधिक पशुओं का ये खूब अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकती है। हमारे अकेले बाड़े से 1 दर्जन घोड़े, 20 गायें, सैकड़ों भेड़ें खूब आराम से सम्मान की ऐसी जिंदगी बसर कर सकते हैं जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर हम क्यों इस तंगहाली में जिए चले जा रहे हैं? क्यों हमारी मेहनत की पूरी उपज इंसानों द्वारा हमसे चुरा ली जाती है? और यही साथियों, यही हमारी सारी समस्याओं का जवाब है। इसे सिर्फ एक ही शब्द में बयान किया जा सकता है, आदमी, मनुष्य, मानव। ये मानव ही हमारा असली दुश्मन है।
इस मानव को हटा दीजिए और भूख और अतिरिक्त श्रम की जड़ ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो बिना कुछ भी खुद पैदा किए सब चीज़ों का उपभोग करता है। वो दूध नहीं देता, वो अंडे नहीं सेता, वो इतना कमज़ोर है कि खुद हल तक नहीं चला सकता, वो इतना तेज नहीं दौड़ सकता कि खरगोश तक पकड़ सके, और उसके बाद भी वो सारे जानवरों का मालिक है। वो उनको काम में जोत देता है और उनको खाने के लिए बस इतना ही देता है कि वो भूखे ना मरे। बाकी सारा कुछ तो वो अपने लिए रख लेता है। हम अपनी मेहनत से मिट्टी गोड़ते हैं, हमारी लीद से गोबर से मिट्टी उपजाऊ बनती है, और फिर भी हम में से एक भी ऐसा नहीं जिसके पास अपनी चमड़ी के अलावा एक दमड़ी भी मौजूद हो। आप गायें जो इस समय मेरे सामने बैठी हैं, आपने पिछले बरस कितने हजार लीटर दूध दिया होगा, और क्या हुआ उस दूध का जिसको पीकर आपके बछड़े हट्टे कट्टे बनते हैं? उस दूध की एक एक बूंद हमारे दुश्मनों के गले उतरी है। और तुम मुर्गियों, पिछले बरस में तुमने कितने अंडे दिए और उनमें से कुल कितने अंडों से तुमने चूजे बनाए? बस गिनती भर के। बाकी सारे अंडे तो बाजार में बिकने पहुंच गए ना, ताकि जोन्स और उसके आदमियों की कमाई हो सके। और तुम क्लोवर, क्या हुआ उन 4 बछड़ों का जिनको तुमने जन्म दिया था और जो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा और आंखों का तारा बनते? साल भर का होते होते ही उनको बेच दिया गया। अब तुम उनमें से किसी को भी दोबारा नहीं देख पाओगी। और बदले में तुम्हें क्या मिला? 4 बार बच्चा जनने और खेतों में कड़ी मेहनत के बदले तुम्हारे पास मामूली से राशन और एक थान के अलावा और है क्या? इसके बावजूद हम जो कंगाली बदहाली की जिंदगी जीते हैं, उसे भी हमारी प्राकृतिक उम्र तक कहाँ जीने दिया जाता है। मैं अपने लिए नहीं खींचता या भुनभुनाता, क्योंकि किस्मत ने थोड़ा बहुत मेरा साथ दिया है। इस समय मैं 12 बरस का हूँ और मेरे 400 से भी ज्यादा बच्चे हुए हैं। एक सूअर का यही प्राकृतिक जीवन होता है। लेकिन आखिर में कोई भी जानवर इस क्रूर तलवार की मार से नहीं बच सकता। तुम जो नन्हे मुन्ने सूअर मेरे सामने बैठे हुए हो, तुम्हें बस तुम्हारी बलि देने के लिए पाला जा रहा है, तुम्हारे मांस के लिए। साल भर बीतते बीतते तुम सब अपनी अपनी जान बचाते हुए चिचियाते फिरोगे। हम में से हर एक का यही बुरा हाल होना है। गायें, सूअर, मुर्गियां, भेड़ें, सबका। यहां तक कि घोड़ों और कुत्तों की जिंदगी में भी इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तुम बॉक्सर, जिस दिन भी तुम्हारी इन मजबूत मांसपेशियों की ताकत खत्म हो जाएगी, जोन्स तुम्हें घोड़ा कसाई के पास बेच आएगा। वो तुम्हारा गला काट देगा और तुम्हें उबाल कर तुम्हारी बोटियां लोमड़ियों का शिकार करने वाले कुत्तों के आगे डाल देगा। और जब कुत्ते बुढ़ा जाते हैं, उनके दांत झड़ जाते हैं, तो जोन्स उनकी गर्दन से ईंट का एक टुकड़ा बांध देता है और उन्हें नजदीक के तालतलैया में ले जाकर डुबो देता है। क्या अब ये बात दिन की रोशनी की तरह साफ नहीं है साथियों, कि हमारी जिंदगी की सारी मुसीबतों के पीछे मनुष्य जाति के अत्याचार ही हैं? सिर्फ इन आदमियों से छुटकारा पा लीजिए और हमारी सारी मेहनत की सारी उपज पर हमारा अधिकार हो जाएगा। हम रातों रात धनवान और आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? यही कि हम दिन रात इस काम में लगे रहें, जी लगाकर हाड़ तोड़ मेहनत करें और मनुष्य जाति को यहाँ से उखाड़ फेंकें। तो साथियों, आप लोगों के लिए मेरा यही संदेश है, विद्रोह। मुझे नहीं पता कि यह विद्रोह या बगावत कब होगी। इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है और 100 बरस भी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, अपने नीचे बिछे इस पुआल की तरह ही मैं ये भी साफ साफ देख पा रहा हूँ कि देर सवेर हमें न्याय मिलकर रहेगा। तो दोस्तों, जितनी भी जिंदगी बची है तुम्हारी, उसके एक एक पल के लिए अपनी नज़र उसी पर गड़ाए रखो। और इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि मेरे इस संदेश को उन तक भी पहुँचाओ जो तुम्हारे बाद इस धरती पर आएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ तब तक संघर्ष करती रहें जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती। और याद रखो कॉमरेड्स, अपने संकल्प से कभी भी डिगना मत। कोई भी तर्क या कुतर्क तुम्हें बहका या भटका ना पाए। इस बात पर ध्यान मत देना कि आदमी और पशु के हित एक से हैं और एक की संपन्नता ही दूसरे की संपन्नता है। ये सब झूठ है, बकवास है। आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, किसी और प्राणी का नहीं। हम सब पशुओं में, जीवों में एकता पूरी होनी चाहिए। संघर्ष के लिए मजबूत भाईचारा। सभी मनुष्य हमारे शत्रु हैं।
सभी पशु हमारे साथी हैं, कॉमरेड हैं। ये सुनते ही चारों तरफ गजब का शोर होने लगा। चारों तरफ से हर्ष ध्वनियां होने लगीं। जब मेजर बात कर रहा था तो 4 तगड़े चूहे अपने बिलों से बाहर सरक आए थे और उकड़ू बैठकर उसकी बात को ध्यान से सुनने लगे थे। अचानक कुत्तों की नज़र उन पर पड़ गई। चूहे गजब की फुर्ती से अपने बिलों की तरफ छलांग लगाकर ही अपनी जान बचा पाए। मेजर ने अपना पैर उठाकर शांति बनाए रखने का इशारा किया। उसने कहा, देखो कॉमरेड्स, यहाँ पर हमें एक बात साफ साफ तय कर लेनी चाहिए। जंगली पशु जैसे चूहे और खरगोश, वो हमारे शत्रु हैं या हमारे दोस्त? चलिए हम वोटिंग करके तय कर लेते हैं। मैं बैठक के सामने ये सवाल रखता हूँ कि क्या चूहे भी कॉमरेड हैं, यानी हमारे साथी हैं? इस बात पर तुरंत मतदान किया गया। जबरदस्त बहुमत से ये तय हुआ कि चूहे भी कॉमरेड हैं। वहां पर सिर्फ 4 ही प्राणी इस बात से असहमत थे, 3 कुत्ते और 1 बिल्ली। बिल्ली के बारे में बाद में पता चला कि उसने दोनों तरफ मतदान किया था। मेजर ने अपनी बात जारी रखी। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ अपनी बात दोहराता हूँ। मनुष्य और उसके सभी कर्मों, सभी तरीकों के प्रति अपनी दुश्मनी की बात हमेशा याद रखो। जो भी 2 पैरों पर चले वो शत्रु है, जो 4 पैरों पर चलता है वो मित्र है। और ये भी याद रखो कि मनुष्य के खिलाफ लड़ते वक्त ऐसा कतई ना हो कि हम भी उसी जैसे लगने लगें। उस पर विजय पा लेने के बाद भी उसकी बुराइयों को हमें नहीं अपनाना है। कोई भी पशु कभी भी किसी घर में ना रहे, या बिस्तर पर ना सोए, या कपड़े ना पहने, या नशा पानी ना करे, या तंबाकू सेवन ना करे, रुपए पैसे को हाथ ना लगाए और कारोबार भी ना करे। मनुष्य की ये सारी आदतें ही पाप हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी पशु अपने ही भाई बंधुओं पर अत्याचार ना करे, चाहे कमजोर हो या ताकतवर, चतुर हो या मूर्ख। हम सब आपस में भाई भाई हैं। कोई भी पशु कभी किसी दूसरे पशु को नहीं मारेगा। सभी पशु बराबर हैं। और साथियों, अब मैं आपको कल रात के अपने सपने के बारे में बताऊंगा। ये सपना मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। ये उस वक्त की धरती का सपना है जब यहाँ आदमी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन इस सपने ने मुझे वो सब कुछ याद दिला दिया जो मैं कभी का भूल चुका था। बहुत बरस बीते जब मैं एक नन्हा सा सूअर था, तो मेरी माँ और उसकी साथी सूअरनियाँ एक बहुत पुराना ऐसा गाना गाया करती थीं जिसकी सिर्फ धुन और शुरू के 3 शब्द ही उनको पता थे। मैं इस धुन को अपने छुटपन से ही जानता था, लेकिन काफ़ी अरसा हुआ ये मेरे दिमाग से उतर गई थी। अचानक ही कल रात वही धुन मेरे सपने में लौट आई, और इससे भी बड़ी बात ये हुई कि गीत के बोल भी लौट आए। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही बोल हैं जो सदियों पहले पशु गाया करते थे, और कई पीढ़ियों तक ये बोल उनकी स्मृति से उतरे रहे। तो कॉमरेड्स, अब मैं वो गीत आप लोगों को गाकर सुनाऊंगा। वैसे मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी आवाज़ कर्कश हो गई है, लेकिन जब मैं आपको इसकी धुन सिखा दूंगा तो आप लोग इसे खूब अच्छी तरह गा सकेंगे। गीत का शीर्षक है इंग्लैंड के पशु। इसके बाद जनाब मेजर ने अपना गला खखारा और गाना शुरू किया। वो पहले ही कह चुका था कि उसकी आवाज़ कर्कश है, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी अच्छा गाया। उसके धुन में कंपन था, कुछ कुछ क्लेमेंटाइन और ला कुकुराचा के बीच का। गीत के बोल इस तरह से थे। इंग्लैंड के पशु, आयरलैंड के पशु, देश देश और जलवायु के पशु, खुशियों भरी मेरी बातें सुनो, स्वर्णिम भविष्य की बातें सुनो। आएगा वो दिन देर सवेर, दुष्ट आदमी दिया जाएगा खदेड़, और इंग्लैंड के फलदार खेतों में पैर पड़ेंगे सिर्फ पशुओं के। हमारी नकेलें जाएंगी छूट, पीठ से बोझा जाएगा छूट, लगामें जीन जल जाएंगे, नहीं बरसेंगे कोड़े क्रूर, कल्पना से कहीं अधिक अमीर, गेहूं जौ जई और घास, वन में थी फलियां चुकंदर मूल, होंगे एक दिन हमारे पास। चमकेंगे धूप में इंग्लैंड के खेत, पिएंगे मीठा पानी भर भर पेट, बहेगी मीठी सुगंधित वास, वो दिन जब हम होंगे आज़ाद।
करें उस दिन के लिए मेहनत खूब, निकलें प्राण बेशक उससे पूर्व, गायें घोड़े हंस और गिद्ध सब करें मेहनत आज़ादी के लिए। इंग्लैंड के पशु, आयरलैंड के पशु, देश देश और जलवायु के पशु, ध्यान से सुनो और खूब फैलाओ, स्वर्णिम भविष्य की मेरी बातें सुनाओ। इस गीत को गाते गाते सारे पशु बेहद उत्तेजना से भर गए। मेजर ने अभी गाना खत्म भी नहीं किया था कि सारे पशुओं ने इसे खुद ही गाना शुरू कर दिया। सबसे भोंदू पशुओं की जुबान पर भी इसकी धुन चढ़ गई और उन्होंने भी कुछ एक शब्द सीख लिए। जहाँ तक समझदार पशुओं जैसे सुअरों और कुत्तों का सवाल था, उन्हें तो कुछ ही पलों में पूरा गाना याद हो गया। और फिर थोड़ी देर के शुरुआती अभ्यास के बाद पूरा बाड़ा इंग्लैंड के पशु नाम के इस गीत को गाने लगा। गायों ने इसे रंभाकर गाया, कुत्तों ने रिरियाकर, भेड़ों ने मिमियाकर अपना स्वर दिया और घोड़ों ने हिनहिनाकर, बतखों ने कां कां की। और इस गीत ने सबको इतने उल्लास से भर दिया कि उन्होंने इसे लगातार 5 बार गाया। वैसे वे तो इसे सारी रात ही गाते रहते अगर बीच में रुकावट न आ गई होती। दुर्भाग्य से इस सारे शोर शराबे ने मिस्टर जोन्स की नींद में खलल डाल दिया। वो अपने बिस्तर से उछला। उसे पक्का यकीन हो गया था कि बाड़े में जरूर कोई लोमड़ी घुस आई है। उसने अपने बेडरूम के कोने में हमेशा पड़ी रहने वाली अपनी बंदूक उठाई और अंधेरे में तड़ातड़ 6 गोलियां दाग दी। ये गोलियां बखार की दीवार में जा धंसीं। पूरी बैठक अफरा तफरी में खत्म हो गई। हर कोई अपने सिर छुपाने की जगह की तरफ लपका। चिड़ियाएं टांड पर जा उड़ीं, पशु पुआल में ही पसर गए और पल भर बाद ही पूरा बाड़ा नींद के आगोश में समा चुका था। भाग 2। 3 रात बाद जनाब मेजर नींद में ही चल बसे। उनका शव फलों के बगीचे के आगे दफना दिया गया। मार्च का महीना शुरू हो चुका था। अगले 3 महीनों के दौरान वहां काफी गुपचुप सरगर्मियां चलती रहीं। मेजर के भाषण ने बाड़े के अधिक बुद्धिमान पशुओं को जीवन के एक नए नजरिए से परिचित करा दिया था। उन्हें पता नहीं था कि मेजर ने जिस बगावत की भविष्यवाणी की थी वो कब होगी। ये सोचने के लिए उनके पास कोई कारण भी नहीं थे कि ये बगावत उनके जीते जी होगी भी या नहीं। लेकिन एक बात उनके सामने बिल्कुल साफ थी कि इस बगावत के लिए खुद को तैयार रखना उनका फर्ज है। स्वाभाविक था कि दूसरों को सिखाने पढ़ाने का और संगठित करने का काम सुअरों के कंधों पर आ पड़ा। वही थे जिन्हें आमतौर पर सभी पशुओं से ज्यादा चतुर माना जाता था। सुअरों में भी जो ज्यादा उल्लेखनीय थे वे थे स्नोबॉल और नेपोलियन नाम के 2 युवा सुअर, जिनका बधिया किया गया था। इन्हें मिस्टर जोन्स बेचने की नीयत से पाल रहा था। नेपोलियन कद काठी में बड़ा, दिखने में खूंखार बर्कशर का सुअर था। वो बाड़े में बर्कशर का अकेला जीव था। वो बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन अपनी मर्जी के मालिक के रूप में फेमस था। स्नोबॉल नेपोलियन की तुलना में ज्यादा जिंदा दिल सुअर था, बातचीत में तेज और बड़ा ही आविष्कारशील। लेकिन उसके बारे में ये समझा जाता था कि उसमें चरित्र की उतनी गहराई नहीं है। बाड़े में और जितने भी सुअर थे वो सब मांस के लिए पाले जाने वाले सुअर यानी पोर्क थे। उनमें से जो सबसे ज्यादा नामी गिरामी था वो था एक छोटा स्क्वीलर नाम का मोटा सुअर। वो भरे भरे गालों, मिचमिचाती आंखों और फुर्तीले शरीर और कर्णभेदी आवाज का मालिक था। बातचीत में बड़ा ही उस्ताद। वो जब भी किसी मुश्किल मुद्दे पर बात करता तो फुदकता रहता और अपनी पूंछ तेजी से हिलाता रहता। वैसे उसकी पूंछ बहुत ही आकर्षक थी। स्क्वीलर के बारे में दूसरों का कहना था कि वो इतना माहिर है कि काले को सफेद में भी बदल सकता है। इन तीनों ने मिलकर जनाब मेजर के उपदेशों को एक पूरी विचारधारा के रूप में परिष्कृत किया और इसे उन्होंने पशुवाद का नाम दिया। मिस्टर जोन्स के सो जाने के बाद हफ्ते में कई रातें जागकर वे बखार में गुप्त बैठकें करते रहे और पशुवाद की थ्योरीज को दूसरों को समझाते रहे। शुरू में तो उन्हें बहुत ही मूर्खता और उदासीनता का सामना करना पड़ा। कुछ जानवरों ने मिस्टर जोन्स के प्रति अपने कर्तव्य और निष्ठा का वास्ता दिया, या फिर कुछ इस तरह की टिप्पणियां की कि मिस्टर जोन्स हमारा भरण पोषण करता है, अगर वही चला गया तो हम भूखों मर जाएंगे। कुछ दूसरों ने इस तरह के सवाल किए कि हम इस बात की चिंता क्यों करें कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, या यदि किसी तरह ये बगावत होती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने इसके लिए काम किया या नहीं। तो उन सब के भेजे में ये बात बिठाने में बेचारे सुअरों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी कि ऐसा सोचना पशुवाद की भावना के खिलाफ है। सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी भरे सवाल तो सफ़ेद घोड़ी मौली पूछती थी।
स्नोबॉल से सबसे पहला सवाल उसने जो पूछा वो ये था कि क्या बगावत के बाद गुड़ मिलेगा। स्नोबॉल ने कड़ाई से उत्तर दिया, नहीं, नहीं मिलेगा। इस बाड़े में गुड़ बनाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, और तुम्हें गुड़ की ज़रूरत ही क्या है। तुम्हें जितनी चाहिए वो जई और सूखी घास मिल जाएगी तुमको। फिर मौली ने पूछा, और क्या मैं तब भी अपने बालों पर रिबन लगा सकूंगी? स्नोबॉल ने जवाब दिया, कॉमरेड, ये रिबन जिसके पीछे तुम इतनी पागल रहती हो, ये गुलामी के बिल्ले हैं। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि आज़ादी इन छोटे मोटे रिबनों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। मौली इस बात से सहमत तो हो गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं लग रही थी। सुअरों को पालतू काले कव्वे मोसेस द्वारा फैलाई गई झूठी झूठी बातों का खंडन करने में भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती थी। मोसेस, जो मिस्टर जोन्स का मोह लगा था, असल में जासूस था और चुगली करता रहता था। इसके बावजूद बातचीत में वो काफी माहिर था। उसका दावा था कि वो एक ऐसे रहस्यमयी पहाड़ के बारे में जानता है जिसका नाम मिश्री पर्वत है, और मरने के बाद सभी जानवर वहीं पहुंचते हैं। ये पर्वत बादलों से ऊपर आकाश में कहीं स्थित है। मोसेस का कहना था कि मिश्री पर्वत पर हफ्ते के 7 दिन रविवार रहता है, और 3 पत्तों वाली घास तो वहाँ साल के हर मौसम में उगती है। गुड़ की भेली और अलसी की खली वहाँ बाड़ों में उगती है। सभी पशु मोसेस से नफरत करते थे, क्योंकि वो बातें तो बहुत बनाता था लेकिन काम कुछ नहीं करता था। कुछ जानवर ऐसे भी थे जो मिश्री पर्वत पर विश्वास करते थे, तो सुअरों को तर्क दे देकर उनको मनाने में खासी मेहनत करनी पड़ रही थी कि ऐसी कोई जगह कहीं मौजूद नहीं है। उनके सबसे ज्यादा निष्ठावान चेले गाड़ी में जोते जाने वाले 2 घोड़े बॉक्सर और क्लोवर थे। इन दोनों के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अपने आप कुछ भी नहीं सोच पाते थे, लेकिन एक बार सुअरों को अपना गुरु मान लेने के बाद उनको जो कुछ भी बताया गया उन्होंने वो सब कुछ ग्रहण कर लिया और अपने सरल तर्कों से उसे दूसरे पशुओं तक भी पहुंचाया। वो बखार में होने वाली इन गुप्त बैठकों में बिना नागा किए आते और इंग्लैंड के पशु गीत गाते। बैठकें हमेशा उसी गीत के साथ खत्म होती थी। अब हुआ ये कि बगावत किसी की भी उम्मीद से बहुत पहले और बड़ी ही आसानी से हासिल कर ली गई। पिछले सालों के दौरान मिस्टर जोन्स कठोर मालिक होने के बावजूद एक समर्थ किसान था, लेकिन इधर कुछ अरसे से उसके बुरे दिन चल रहे थे। एक मुकदमे में पैसे गंवाने के बाद उसका दिल एकदम टूट गया था। उसने अपनी सेहत की परवाह किए बिना बेतहाशा शराब पीना शुरू कर दिया था। वो सारा सारा दिन रसोई घर में अपनी विंडसर कुर्सी पर पसरा रहता, अखबार पढ़ता, पीता रहता और कभी कभी बियर में भिगोए ब्रेड के टुकड़े मोसेस को खिला देता। उसके नौकर चाकर सुस्त और बेईमान थे। खेतों में खरपतवार उगने लगी थी। इमारतों की छतों को मरम्मत की ज़रूरत थी। बाड़े देखभाल मांग रहे थे और पशुओं को पूरा खाना नहीं मिल रहा था। अब तक जून आ चुका था और सूखी घास की फसलें कटाई के लिए एकदम तैयार थीं। ग्रीष्म ऋतु के मध्य की रात यानी 24 जून को शनिवार के दिन मिस्टर जोन्स वेलिंगडन गया और रेड लॉयन बार में बैठकर उसने इतनी पी कि रविवार की दोपहर तक वो वापस नहीं आया। उसके नौकर चाकर सुबह सुबह गायों का दूध दोहने के बाद खरगोशों का शिकार करने निकल गए। उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि पशुओं का दाना पानी भी करना है। वापस लौटते ही मिस्टर जोन्स तुरंत ड्राइंग रूम के सोफे पर सोने चला गया। उसने अपना मुंह न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड अखबार से ढक लिया, इसलिए जब शाम हुई तब भी पशु बिना चारे पानी के खड़े थे। हालत ये हो गई कि उनसे और रहा नहीं गया। एक गाय ने भंडार घर का दरवाज़ा अपने सींगों से तोड़ डाला और सारे पशुओं ने डिब्बों पीपों में से खुद ले लेकर खाना शुरू कर दिया। इसी समय मिस्टर जोन्स की आंख खुल गई। अगले ही पल वो और उनके चारों नौकर भंडार घर में थे। उनके हाथों में कोड़े थे। आते ही उन्होंने चारों तरफ कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। भूखे प्यासे पशु इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक आम सहमति से, हालांकि इसके बारे में पहले से कुछ भी तय नहीं किया गया था, सारे पशुओं ने अपने अत्याचारियों पर हमला बोल दिया। मिस्टर जोन्स और उसके आदमियों ने अचानक देखा कि उन पर चारों तरफ से घूंसों लातों की बरसात हो रही थी। सिचुएशन पूरी तरह उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उन्होंने आज तक कभी भी पशुओं को इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। अब तक तो वे जब मन चाहे इन बेचारे निरीह प्राणियों पर कोड़े फटकारने और उनको पीटने के ही आदी थे।
इस तरह अचानक इन प्राणियों के उठ खड़े होने ने उन लोगों के होश ठिकाने लगा दिए और वो बुरी तरह से डर गए। 2-4 पल बीतते न बीतते वो पांचों मुख्य सड़क की तरफ जाने वाले बैलगाड़ी के रास्ते पर सरपट दौड़ लगा रहे थे और उनके पीछे थे विजय के हुंकार भरते हुए पशु। जब मिसेस जोन्स ने अपनी खिड़की से यह सब देखा तो उसने लपक कर एक थैला उठाया, उसमें फटाफट कुछ काम की चीज़ें ठूंसी और चुपके से दूसरे रास्ते से बाड़े से बाहर निकल गई। मोजेस अपनी टांड से फुदका और जोर जोर से कांव कांव करते हुए उसके पीछे पीछे पंख फड़फड़ाने लगा। इस बीच पशुओं ने मिस्टर जोन्स और उसके आदमियों को सड़क पर खदेड़ दिया और उनके पीछे 5 सलाखों वाला गेट भड़ाक से बंद कर दिया। और इस तरह, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि ये क्या हो गया, बगावत की विजय का बिगुल बज चुका था। जोन्स खदेड़ा जा चुका था और मैनर फार्म अब सारे पशुओं के कब्जे में था। पहले कुछ पल तो पशुओं को अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने पहला काम ये किया कि एक झुंड बनाकर ये देखने के लिए बाड़े की चारदीवारी का चक्कर लगाया कि कहीं कोई आदमी तो उस पर छुपा नहीं बैठा है। फिर वे दौड़ते हुए बाड़े की इमारतों की तरफ आए ताकि वहां से जोन्स के क्रूर शासन की चीज़ों का आखिरी नामो निशान भी मिटा दें। अस्तबलों के सिरे पर बना साजो सामान का कमरा तोड़कर खोल दिया गया। लगामें, नकेलें, कुत्तों की जंजीरें, वे डरावने चाकू छुरियाँ जिनसे मिस्टर जोन्स सुअरों और मेमनों को बधिया किया करता था, उन सारी चीज़ों को कुएं में उछाल दिया गया। लगाम की रस्सियाँ, गलफांसियाँ, घोड़ों की आंखों पर बांधी जाने वाली पट्टियाँ, अपमानजनक तोबड़े, इन सारी चीज़ों को आंगन में जल रही कूड़े की आग के हवाले कर दिया गया। यही हाल कोड़ों का भी हुआ। जब पशुओं ने कोड़ों को आग की लपटों में देखा तो सब खुशी के मारे कुलांचे भरने लगे। स्नोबॉल ने भी उन रिबनों को आग के हवाले कर दिया जिनसे हाट बाजार के दिनों में घोड़ों की पूंछ और गर्दन के बालों को अक्सर सजाया जाता था। उसका कहना था, रिबन को भी एक वस्त्र माना जाना चाहिए। ये मनुष्य जाति की निशानियां हैं। सभी पशुओं को बिना वस्त्रों के रहना चाहिए। जब बॉक्सर ने ये बात सुनी तो वो लपक कर घास फूस का बना अपना नन्हा सा हैट ले आया और उसे भी उसने बाकी चीज़ों के साथ साथ आग में झोंक दिया। इस हैट को लगाकर वो गर्मियों में मक्खियों से अपने कान बचाया करता था। कुछ ही पलों में पशुओं ने वो सारी चीज़ें नष्ट कर दीं जो उन्हें मिस्टर जोन्स की याद दिलाती थीं। फिर नेपोलियन सबको लेकर भंडार घर में गया और सबको मक्की का डबल राशन मिला। कुत्तों को 2-2 बिस्किट मिले। इसके बाद उन्होंने शुरू से आखिर तक लगातार 7 बार इंग्लैंड के पशु वाला गीत गाया और फिर सब चैन से सोने चले गए। आज जैसी नींद उन्हें इससे पहले कभी नहीं आई थी। अगली भोर वो हमेशा की तरह उठे और फिर अचानक उन्हें अपने जीवन में घटी इस शानदार घटना की याद आई। वे सब चरागाह की तरफ लपके। चरागाह से थोड़ा सा ही आगे एक टेकरी थी जिससे लगभग पूरे बाड़े का नज़ारा दिखाई देता था। सारे पशु इस टेकरी पर चढ़ गए और सुबह की साफ रोशनी में चारों तरफ निहारने लगे। हाँ, ये सब अब अपना है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सब कुछ अपना है। इस विचार से भाव विभोर होकर वे गोल गोल घूमने लगे। आनंद और उल्लास के मारे हवा में खुद को उछालने लगे, कुलांचे भरने लगे, ओस से भीगी ज़मीन पर लोट पलोट होने लगे और उन्होंने गर्मी की मीठी घास को मुंह भर भर कर खाया। उन्होंने काली मिट्टी को हवा में उछाला और उसकी मदमस्त गंध को अपने फेफड़ों में भर लिया। फिर उन्होंने पूरे बाड़े का निरीक्षण करने की नीयत से उसका दौरा किया और खेती लायक ज़मीन, घास के मैदान, फलों के बगीचे, तलैया और झुरमुट का मूक सराहना के साथ मुआयना किया। ऐसा लगता था कि इन चीज़ों को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब भी उन्हें जैसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ उनका अपना हो चुका है। फिर वे एक पंक्ति में लगकर बाड़े की इमारतों की तरफ वापस आए और फार्म हाउस के दरवाजे पर आकर चुपचाप खड़े हो गए। ये भी अब उनका था, लेकिन वो भीतर जाने से डर रहे थे। अलबत्ता कुछ पलों के बाद स्नोबॉल और नेपोलियन ने अपने कंधों से धकेल कर दरवाज़ा खोल दिया और पशु एक सिंगल लाइन बनाकर भीतर आ गए। वे चलते समय इतने सजग थे कि कहीं कोई चीज़ अस्त व्यस्त न हो जाए। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में पंजों के बल चलते रहे। वे फुसफुसाहट से ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने से भी डर रहे थे। अविश्वसनीय विलासिता वाली चीज़ों,
पंख वाले गुदगुदे गद्देदार बिस्तरों, दर्पण, घोड़ों के बाल से बने सोफों, ब्रसेल्स के कालीन, ड्राइंग रूम में तिपाई पर रखी रानी विक्टोरिया की तस्वीर, इन सारी चीज़ों को वे हैरानी से निहार रहे थे। वे अभी सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि पता चला मॉली गायब है। वापस जाकर उन्होंने देखा तो पता चला कि वो सबसे अच्छे वाले बेडरूम में ही रुकी रह गई थी। उसने मिसेस जोन्स की श्रृंगार मेज से एक नीला रिबन उठा लिया था और उसे अपने कंधे के सामने थामे खुद को शीशे में बहुत फूहड़ तरीके से निहार रही थी। दूसरे पशुओं ने उसे कड़ाई से झिड़का और बाहर चले आए। रसोई में छींके पर सूअर का कुछ सूखा मांस टंगा हुआ था। उसे बाहर लाकर जमीन में गाड़ दिया गया। रसोई के कोठे में बियर के पीपे को बॉक्सर की एड़ी की ठोकर से लुढ़का दिया गया। इसके अलावा किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाया गया। तुरंत ही बहुमत से ये संकल्प ले लिया गया कि फार्म हाउस को एक म्यूजियम के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। सब इस बात से सहमत थे कि कोई भी पशु कभी भी उसके अंदर नहीं रहेगा। फिर सारे पशुओं ने नाश्ता किया और स्नोबॉल और नेपोलियन ने सबको फिर से बुलवाया। स्नोबॉल ने कहा, साथियों, अभी 6:30 बजे हैं और हमारे सामने पूरा दिन पड़ा है। आज हम सूखी घास की फसल काटना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और मामला है जिसे हमें सुलटाना है। अब सुअरों ने ये रहस्य खोला कि पिछले 3 महीनों के दौरान उन्होंने कूड़े के ढेर में मिली जोन्स के बच्चों की अक्षर ज्ञान की एक किताब में से पढ़ना और लिखना सीख लिया है। नेपोलियन ने काले और सफ़ेद रंग रोगन के डिब्बे मंगवाए और सबको मुख्य सड़क की तरफ 5 सलाखों वाले गेट की तरफ ले चला। फिर स्नोबॉल ने अपने पैर की 2 गांठों के बीच एक कलम थामी और गेट की ऊपर वाली पट्टी से मैनर फार्म पर रंग फेर कर उसे मिटा दिया और उसकी जगह लिख दिया पशु बाड़ा। अब से इस बाड़े का यही नाम रखा जाना था। इसके बाद वे बाड़े की इमारतों की तरफ वापस लौट आए। वहां स्नोबॉल और नेपोलियन ने एक सीढ़ी मंगवाई और उसे बड़े बखार की आखिरी दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों के अध्ययन से वो पशुवाद की थ्योरीज को 7 धर्मादेशों में ढाल पाने में सफल हो चुके हैं। अब इन 7 धर्मादेशों को दीवार पर लिखा जाएगा। ये जो धर्मादेश होंगे ये कभी भी नहीं बदले जाने वाले कानून होंगे और बाड़े के सभी पशुओं को मरते दम तक इनका पालन करना होगा। थोड़ी सी मुश्किलों के बाद स्नोबॉल सीढ़ी पर चढ़ गया, क्योंकि आखिरकार एक सूअर के लिए सीढ़ी पर चढ़कर बैलेंस बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। जैसे तैसे वो उस पर चढ़ा और उसने अपना काम शुरू कर दिया। स्क्वीलर 2-3 पाए नीचे खड़ा हुआ रंग का डिब्बा पकड़े था। दीवार पर बड़े बड़े सफ़ेद अक्षरों में वो 7 धर्मादेश लिख दिए गए। इनको 30 गज की दूरी से भी पढ़ा जा सकता था। ये इस तरह से थे। 1. जो भी 2 पैरों पर चलता है वो शत्रु है। नंबर 2. जो भी 4 पैरों पर चलता है या जिसके पंख हैं वो मित्र है। नंबर 3. कोई भी पशु कपड़े नहीं पहनेगा। नंबर 4. कोई भी पशु शराब नहीं पिएगा। नंबर 5. कोई भी पशु किसी दूसरे पशु को नहीं मारेगा। नंबर 6. कोई भी पशु बिस्तर पर नहीं सोएगा। नंबर 7. सभी पशु बराबर हैं। ये सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा गया था। सिर्फ मित्र की जगह मितर लिखा गया और एक जगह ग उल्टा लिखा गया था। बाकी सब जगह स्पेलिंग बिल्कुल ठीक थी। स्नोबॉल ने सारे धर्मादेश ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाए ताकि सब उनको जान सकें। सारे पशुओं ने सहमति में अपनी मुंडियां हिला दीं और जो ज़्यादा समझदार थे उन्होंने तुरंत ही उनको याद करना शुरू कर दिया। फिर स्नोबॉल ने कलम और रंग एक तरफ फेंकते हुए कहा, अब साथियों, सूखी घास की तरफ कूच करो। हम उसे अपनी इज्जत का सवाल मान लें कि जोन्स और उसके नौकर चाकर जितना समय लगाते, हम उससे भी पहले फसल काट कर दिखाएंगे। तभी 3 गायें बड़ी जोर से रम्हाईं। ऐसा लगा वे काफ़ी देर से बेचैनी महसूस कर रही थीं। उन्हें पिछले 24 घंटे से दुहा नहीं गया था। उनके थन फटने को हो रहे थे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सुअरों ने बाल्टियां मंगवाईं और बड़ी ही सफलता से गायों को दुह लिया। उनके घुटने इस काम के लिए एकदम अनुकूल थे। जल्दी ही वहां झागदार मलाई वाले दूध से भरी 5 बाल्टियां नजर आने लगीं। कई पशु उन बाल्टियों को बड़ी हसरत भरी नज़रों से देख रहे थे। किसी ने पूछा, इस सारे दूध का क्या किया जाएगा? मुर्गियों में से एक ने कहा,
जोन्स कभी कभी थोड़ा सा दूध हमारी सानी में मिला दिया करता था। नेपोलियन जोर से चिल्लाया। दूध की चिंता छोड़ दीजिए कॉमरेड्स, इसे भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। फसल ज्यादा जरूरी है। कॉमरेड स्नोबॉल आपको रास्ता दिखाएंगे, मैं बस आ ही रहा हूँ। आगे बढ़ो कॉमरेड्स, सूखी घास आपका इंतजार कर रही है। और इस तरह सभी पशु सूखी घास के मैदानों की तरफ मार्च करते हुए चले। शाम को जब वे वापस आए तो उन्होंने पाया कि दूध गायब था। भाग 3। सारे जानवरों ने सूखी घास काटने के लिए खूब जमकर मेहनत की, खून पसीना एक कर दिया और उनकी मेहनत रंग भी लाई। सूखी घास की फसल उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हुई थी। हालांकि कई बार काम बहुत मुश्किल हो जाता। औजार आदमियों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे, ना कि पशुओं के लिए। और उससे भी ज्यादा तकलीफ की बात ये थी कि कोई भी पशु ऐसा औजार इस्तेमाल नहीं कर पाता था जिनमें पिछली 2 टांगों पर खड़े होने की जरूरत पड़ती। लेकिन सूअर इतने चतुर थे कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल ढूंढ ही निकालते थे। जहां तक घोड़ों का सवाल था, वो खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। और सच तो ये था कि निराई कटाई में वो जोन्स और उसके नौकरों से भी ज्यादा माहिर थे। सूअर जो थे वो असल में कोई काम नहीं करते थे, बस दूसरों को काम बताते थे या उनका काम देखते थे। क्योंकि वो खुद इतने ज्ञानी थे तो अपने विशिष्ट ज्ञान के चलते उनके लिए ये नेचुरल ही था कि वो नेतृत्व की बागडोर संभालते। बॉक्सर और क्लोवर खुद को कटाई मशीन में लगा देते या घोड़ा गाड़ी में जोत लेते। इन दिनों चाबुक या कोड़ों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई थी। फिर वे मज़े से खेतों में गोल गोल घूमते हुए मड़ाई करते। उनके पीछे पीछे एक सूअर चल रहा होता जो मौके के हिसाब से और तेज कॉमरेड्स या शाबाश कॉमरेड्स की आवाज़ें निकालता रहता। छोटे से छोटा प्राणी भी सूखी घास काटने और बटोरने में लगा रहता। यहाँ तक कि मुर्गियाँ और बत्तखें भी तपती धूप में दिन भर चल चल कर कड़ी मेहनत करतीं और अपनी चोंच में घास के नन्हे नन्हे तिनके लातीं और ले जातीं। जब फसल की कटाई का काम खत्म हुआ तो उसमें उन्हें जोन्स और उसके नौकरों को आमतौर पर लगने वाले वक्त से 2 दिन कम लगे। और इतना ही नहीं, बाड़े ने इतनी बड़ी फसल आज तक नहीं देखी थी। रत्ती भर भी सामान की बर्बादी नहीं हुई थी। मुर्गियों और बत्तखों ने अपनी तेज निगाहों से आखिरी तिनके तक बीन लिए थे और किसी भी पशु ने मुट्ठी भर अनाज की भी चोरी नहीं की थी। पूरी गर्मियों के दौरान बाड़े का काम घड़ी की सुइयों की तरह चलता रहा। सारे पशु खुश थे क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी संभव हो सकता है। अन्न के दाने दाने से उनको बेपनाह जुड़ाव सा महसूस हो रहा था। खुशी हो रही थी। अब ये वाकई उनका खुद का अनाज था। इसे उन्होंने खुद और अपने लिए उगाया था। किसी ईर्ष्यालु मालिक ने ये उन्हें सेंतमेंत में नहीं दिया था। 2 कौड़ी के परजीवी आदमी के चले जाने के बाद अब उनमें से हरेक के पास खाने के लिए भरपूर था और अब उनके पास फुर्सत भी ज्यादा थी। हालांकि जानवरों को इसका अनुभव नहीं था। उनके सामने कई तरह की तकलीफें आईं। उदाहरण के लिए, अगले साल जब उन्होंने मक्की की फसल काटी तो उन्हें इसकी मड़ाई पुराने तरीके से करनी पड़ी और भूसी निकालने के लिए फूंके मारकर काम चलाना पड़ा, क्योंकि बाड़े में भूसी निकालने की कोई मशीन नहीं थी। लेकिन सूअर अपनी अक्लमंदी से और बॉक्सर अपनी गजब की ताकत से काम निकाल ही लेते थे। बॉक्सर सबकी आंखों का तारा था। वो जोन्स के टाइम में भी कठोर परिश्रमी था, लेकिन अब तो ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर 3 घोड़ों की ताकत आ गई हो। ऐसे भी दिन रहे जब पूरे बाड़े का सारा काम उसके मजबूत कंधों पर आ जाता था। वो सुबह से शाम तक खटता रहता, कभी चीज़ों को धकेलता हुआ, कभी खींचता हुआ। वो हमेशा उसी जगह पर नजर आता था जहाँ काम सबसे मुश्किल होता था। उसने एक युवा मुर्गे से ये तय कर लिया था कि वो उसे सुबह औरों से आधा घंटा पहले जगा दिया करे। वो दिन का रोज का काम शुरू होने से पहले जहाँ कहीं भी सबसे ज्यादा जरूरी होता, अपनी मर्जी से कुछ काम कर दिया करता था। हर एक समस्या, हर एक बाधा के लिए उसका एक ही जवाब होता, मैं और अधिक परिश्रम करूंगा। और उसने इस बात को एक पर्सनल टारगेट की तरह अपना लिया था। बाकी लोग भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम करते थे। उदाहरण के लिए, मुर्गियों और बत्तखों ने फसल के दौरान इधर उधर बिखरे दाने बीनकर 5 किलो वजन मक्की को बचाया। किसी ने चोरी नहीं की, कोई भी अपनी खुराक पर भुनभुनाया नहीं। पुराने दिनों के झगड़े, चुगलखोरियां, जलना भुनना, उस जीवन की सारी जो नॉर्मल बातें होती थीं,
वो अब बिल्कुल गायब हो चुकी थीं। कोई भी काम से जरा भी जी नहीं चुराता था। ये सच है कि मौली सुबह जल्दी उठने की आदी नहीं थी और इस बात पर काम जल्दी छोड़कर आ जाती थी कि उसके खुर में कोई कंकड़ फंस गया है। इसके अलावा बिल्ली का व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। जल्दी ही ये पता चला कि जब भी कोई काम करने को होता तो बिल्ली कहीं नजर ही नहीं आती थी। वो लगातार कई घंटों के लिए गायब हो जाती और फिर खाने के वक्त या एकदम शाम को सारा काम निपट जाने के बाद ही नजर आती, और ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो एक से एक शानदार बहाने बनाती। वो इतने प्यार से घुरघुर करती कि उसकी साफ नियत पर अविश्वास करना किसी के लिए संभव ही नहीं होता। बेचारा जो बेंजामिन गधा था, वो बगावत के बाद भी गधा ही रहा। वो पहले की ही तरह, जैसा वो जोन्स के वक्त किया करता था, धीमे धीमे अड़ियल तरीके से अपना काम किए जाता। न कभी काम से जी चुराना और ना ही कभी किसी अतिरिक्त काम के लिए अपनी मर्जी से आगे आना। वो बगावत और उसके नतीजों के बारे में कोई राय जाहिर नहीं करता था। ये पूछे जाने पर कि क्या अब जोन्स के चले जाने से वो पहले से ज्यादा खुश है, वो कह देता, सिर्फ गधे ही लंबे समय तक जीते हैं। आज तक आप में से किसी ने मरा हुआ गधा नहीं देखा है। और दूसरे जानवरों को उसके इस गोलमोल जवाब से ही संतुष्ट रह जाना पड़ता। रविवार के दिन किसी को कोई काम नहीं होता। नाश्ता आम दिनों की तुलना में 1 घंटा देर से मिलता और नाश्ते के बाद एक उत्सव होता। ये उत्सव हर हफ्ते बिना नागा मनाया जाता था। सबसे पहले झंडा फहराया जाता। स्नोबॉल को औजार घर में मिसेस जोन्स का एक पुराना हरे रंग का मेजपोश मिल गया था। उसने उस पर सफ़ेद रंग से एक खुर और एक सींग पेंट कर दिया था। इसे फार्म हाउस के बगीचे में हर रविवार को सुबह डंडे पर चढ़ाकर झंडे की तरह फहराया जाता। स्नोबॉल ने सबको बताया कि झंडा इसलिए हरा है क्योंकि ये इंग्लैंड के हरे भरे खेतों का प्रतीक है, जबकि खुर और सींग पशुओं के भावी गणतंत्र की तरफ इशारा करते हैं। उस गणतंत्र की तरफ जब मनुष्य जाति को पूरी तरह से खदेड़ दिया जाएगा। झंडा फहराने के बाद सारे पशु बड़े बखार में मार्च करते हुए जाते और आम सभा के लिए इकट्ठा होते। इसे बैठक कहा जाता था। यहाँ अगले हफ्ते के कामों की प्लानिंग बनाई जाती, संकल्प सामने रखे जाते और उन पर बहस होती। हमेशा सुअर ही संकल्प सामने रखते थे। पशु वोट देना तो सीख गए थे, लेकिन अपनी तरफ से कोई संकल्प रखने की बात कभी नहीं सोच पाए। स्नोबॉल और नेपोलियन सारी बहसों में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, लेकिन ये पाया गया कि वे दोनों कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे। उनमें से कोई भी एक भी सुझाव रखता तो दूसरा हर हाल में उसका विरोध करता। यहाँ तक कि जब ये संकल्प किया गया कि फलों के बगीचे के पीछे एक छोटा सा बाड़ा उन पशुओं के आराम घर के लिए अलग रख दिया जाए जो काम करने की उम्र पार कर चुके हैं, तो ये एक ऐसी चीज थी जिस पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता था। लेकिन इस बात पर धुआंधार बहस हो गई कि पशुओं की प्रत्येक जाति के लिए रिटायर होने की सही उम्र क्या रखी जाए। ये सारी बैठकें हमेशा इंग्लैंड के पशु गीत के साथ समाप्त होती और दोपहर का समय मनोरंजन के लिए रखा जाता। सुअरों ने साज सामान के कमरे को अपने हेडक्वार्टर के रूप में चुन लिया था। वहाँ पर शाम के टाइम वो बढ़ईगिरी, लुहारगिरी और दूसरी ज़रूरी कलाओं का अध्ययन करते, उन किताबों से जो वो फार्म हाउस से उठा लाए थे। स्नोबॉल खुद को दूसरे पशुओं को संगठित करने के काम में उलझाए रखता। इसको वो पशु समिति कहा करता था। वो बिना थके लगातार इस काम में जुटा रहता। उसने कई समितियां बनाई। मुर्गियों के लिए अंडा उत्पादन समिति, इसका उद्देश्य था चूहों और खरगोशों को पालतू बनाना। भेड़ों के लिए सफ़ेद ऊन आंदोलन, और इस तरह की और भी कई समितियां बनी। इसके अलावा उसने पढ़ने लिखने की क्लासें भी चलाईं। लेकिन कुल मिलाकर ये सारे प्रोजेक्ट्स टाएं टाएं फिस हो गए। जंगली जीव जंतुओं को पालतू बनाने की कोशिश तो उसी समय ही चूं बोल गई। वो पहले की ही तरह बर्ताव करते रहे और जब उनसे उदारता से पेश आया गया तो उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। बिल्ली पुनर्शिक्षा अभियान में शामिल हो गई। कुछ दिन तक तो वो इसमें काफ़ी जोश से भाग लेती रही। फिर एक दिन वो छत पर बैठकर चिड़ियों से बात करती दिखाई दी। वो बिल्ली की पहुंच के जरा सी बाहर थीं। वो उन्हें बता रही थी कि सारे पशु पक्षी अब मित्र हैं और कोई भी गौरैया उसके पंजे पर आकर बैठ सकती है। लेकिन गौरैयाओं ने अपनी दूरी बनाए रखी। हाँ, ये ज़रूर था कि पढ़ने लिखने की जो क्लासें थीं वो खूब सफल रहीं। शरद ऋतु के आते आते बाड़े का हर पशु कुछ हद तक साक्षर हो चुका था।
सुअर तो पहले से ही धड़ल्ले से पढ़ और लिख सकते थे। कुत्तों ने भी काफ़ी हद तक पढ़ना सीख लिया, लेकिन वो 7 धर्मादेशों के अलावा कुछ भी पढ़ने या सीखने की इच्छा नहीं रखते थे। म्यूरियल बकरी कुत्तों से थोड़ा बेहतर पढ़ लेती थी और कई बार शाम के वक्त कचरे के ढेर में से मिली अखबार की कतरनों को पढ़कर दूसरों को सुनाती थी। बेंजामिन सुअरों की तरह ही पढ़ लेता था, लेकिन उसने इसके लिए कभी अपना दिमाग नहीं खपाया। उसका कहना था कि जहाँ तक वो जानता है कुछ भी पढ़ने लायक नहीं होता। क्लोवर ने पूरी वर्णमाला सीख ली, लेकिन वो अक्षरों को एक साथ नहीं रख पाती थी। बॉक्सर जो था वो ई से आगे नहीं बढ़ पाया। वो अपने बड़े से खुर से धूल में आ ई उकेरता और फिर कान खड़े करके इन अक्षरों को घूरते हुए खड़ा रहता। कभी कभी अपने सिर के बालों को हिलाता, अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाकर याद करने की कोशिश करता कि इसके बाद आखिर आता क्या है, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाता। कई बार तो उसने वाकई उ ए ऐ तक याद भी कर लिया, लेकिन जब तक इन अक्षरों को जान पाता तो हमेशा यही पता चलता कि वह तो आ ई भी भूल चुका है। आखिरकार उसने तय कर लिया कि वो अपने पहले 4 अक्षरों से ही संतुष्ट रहेगा। वो अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए दिन में 1-2 बार उनको लिख लेता। मॉली ने अपने खुद के नाम के अक्षरों के अलावा कुछ भी सीखने से साफ इनकार कर दिया। वो कुछ टहनियाँ लेकर बड़ी ही सफाई से अपने नाम के अक्षर बनाती और फिर उनको फूलों से सजाती और फिर आत्ममुग्ध होकर उसके चारों तरफ चक्कर काटती रहती। बाकी पशुओं में से कोई भी अ अक्षर से आगे नहीं पहुंच पाया। ये भी देखा गया कि जो थोड़े भौंदू टाइप के प्राणी थे, जैसे भेड़ें, मुर्गियां और बत्तखें, ये सारे 7 धर्मादेश भी याद नहीं कर पाए थे। बहुत सोच विचार करने के बाद स्नोबॉल सुअर ने घोषणा की कि अगर देखा जाए तो इन 7 धर्मादेशों को एक अकेले वाक्य में पिरोया जा सकता है। उनको इस तरह से घटाया जा सकता है: 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें खराब। उसका कहना था कि इसमें पशुवाद की जो ज़रूरी थ्योरी है वो आ गई है। जो भी इसे अच्छी तरह से समझ लेगा वो आदमियों के असर से बचा रहेगा। शुरू शुरू में तो पक्षियों ने इस बात पर आपत्ति की, क्योंकि उनको ये लगा कि उनकी भी तो 2 ही टांगें हैं। लेकिन स्नोबॉल ने यह सिद्ध कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा, देखो कॉमरेड्स, चिड़ियों के जो पंख हैं वो फड़फड़ाने वाले यानी शरीर को आगे ले जाने वाले अंग हैं, न कि स्वार्थ साधने के अंग। इसलिए पंखों को पैर माना जाना चाहिए। आदमी की सबसे खास निशानी है उसके हाथ। इन्हीं के साथ तो वो दुनिया भर का छल कपट करता है। चिड़ियों को स्नोबॉल के ये भारी भरकम शब्द समझ नहीं आए, लेकिन उन्होंने मोटा मोटी उसका मतलब स्वीकार कर लिया। सारे छोटे निरीह प्राणियों ने इस नए सूत्र वाक्य को रटना शुरू कर दिया: 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें खराब। इस फ्रेज को बखार की आखिरी दीवार पर 7 धर्मादेशों के ऊपर और भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया गया। एक बार इसे याद कर लेने के बाद भेड़ों में इस सूत्र वाक्य के लिए अच्छा खासा प्रेम उमड़ आया। वो अक्सर खेतों में लेटे लेटे अचानक से मिमियाने लगती: 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें खराब, 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें खराब। फिर वे घंटों तक यही राग अलापती रहती, कभी भी इससे उकताती ही नहीं। नेपोलियन को स्नोबॉल की समितियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका कहना था कि छोटों की पढ़ाई बड़े हो चुके प्राणियों के लिए कुछ करने की तुलना में ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुआ ये कि जैसी और ब्लूबेल दोनों ने सूखी घास की फसल के तुरंत बाद पिल्ले पैदा किए। दोनों ने कुल मिलाकर 9 तगड़े पिल्लों को जन्म दिया। जैसे ही उनका दूध छुड़ाया गया, नेपोलियन उन्हें उनकी माँओं से ये कहते हुए ले गया कि अब वो उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाएगा। वो उनको उठाकर एक टांड पर ले गया। इस पर साज सामान के कमरे से एक सीढ़ी द्वारा ही चढ़ा जा सकता था। उसने उनको वहां इतने एकांत में रखा कि बाड़े के बाकी लोग जल्दी ही ये भी भूल गए कि उनका कोई अस्तित्व भी है। दूध कहाँ गायब हो जाता है, इस रहस्य पर से भी जल्दी ही पर्दा उठ गया। इसे रोज सुअरों की सानी में मिलाया जाता था। मौसम के शुरू के सेब अब पकने लगे थे। फलों के बगीचे की घास अपने आप गिरने वाले सेबों से पटी पड़ी थी। सारे जानवर ये मानकर चल रहे थे कि ये सेब सब में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। लेकिन एक दिन एक आदेश जारी किया गया कि नीचे गिरे हुए जो सेब हैं उनको इकट्ठा करके साज सामान वाले कमरे में सुअरों के इस्तेमाल के लिए लाया जाए। कुछ पशु इस बात पर भुनभुनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
सारे सुअर, यहाँ तक कि स्नोबॉल और नेपोलियन भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत थे। स्क्वीलर को दूसरों के सामने बात को समझाने के लिए भेजा गया। वो चिल्लाया, कॉमरेड्स, मेरा ख्याल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम सुअर लोग ये सब स्वार्थ और सुविधा की भावना से कह रहे हैं। हम में से कईयों को तो असल में दूध और सेब पसंद ही नहीं है। मैं तो खुद इन्हें बहुत ही नापसंद करता हूँ। इन चीज़ों को लेने के पीछे हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि हम अपनी सेहत बनाए रख सकें। असल में क्या है ना कि दूध और सेबों में सुअरों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी तत्व होते हैं वो मौजूद होते हैं, और इस बात को तो विज्ञान ने भी सिद्ध किया हुआ है। हम सुअर लोग सारा दिन दिमाग से काम करते हैं। इस पूरे बाड़े का सारा इंतज़ाम और संगठन हमारे ऊपर ही तो निर्भर है। हम रात दिन आप लोगों के लिए सर खपाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि अगर हम सुअर लोग अपने काम में असफल हो जाएं तो कैसा गजब हो जाएगा? जोन्स वापस आ जाएगा। जी हाँ, जोन्स वापस आ जाएगा। ये तय है कॉमरेड्स। इसीलिए इस बात में जरा भी ढील नहीं होनी चाहिए। समझे आप लोग? अब ये तो निश्चित ही है ना कि आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि जोन्स वापस आए। अब अगर कोई एक ऐसी बात थी जिस पर पशुओं में पूरी सहमति थी तो वो यही थी कि कोई भी जोन्स की वापसी नहीं चाहता था। उन्हें पूरी बात इस तरह से समझाई गई कि उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। सुअरों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे ये बात कितनी ज़रूरी थी, ये बात सबके सामने साफ हो चुकी थी। इसलिए यही तय हुआ कि कोई भी बहस किए बिना सारा दूध और नीचे गिरे हुए सेब और पक जाने के बाद जो सेबों की मुख्य फसल है वो सब भी सिर्फ सुअरों के लिए आरक्षित रखी जाए। भाग 4। गर्मियों के बीतते बीतते बाड़े में हुई घटना का समाचार देश के आधे भाग तक फैल चुका था। हर दिन स्नोबॉल और नेपोलियन कबूतरों के झुंड उड़ान पर भेजते। उनको ये हिदायत थी कि वो पास पड़ोस के बाड़ों में पशुओं से मिले जुलें और उनको बगावत की ये कहानी सुनाएं, और साथ ही उनको इंग्लैंड के पशु गाने की धुन भी सिखाएं। मिस्टर जोन्स अपना ज़्यादातर समय वेलिंगटन में रेड लॉयन बार में बैठे हुए गुजारता था। उसे जो भी सुनने वाला मिलता वो उसी के सामने अपना दुखड़ा रोने लगता कि किस तरह से कुछ निकम्मे पशुओं के एक झुंड ने उसे उसकी ही संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उसके साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है। दूसरे किसान शुरू शुरू में तो उससे सहानुभूति रखते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। उनमें से हर एक मन ही मन लड्डू फोड़ रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जोन्स के दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य में बदल डालें। खुशकिस्मती से पशु बाड़े के दोनों तरफ के बाड़े के मालिकों में कभी भी पटती नहीं थी। इनमें से एक बाड़े का नाम था फॉक्सवुड। ये लंबा चौड़ा उपेक्षित सा पुराने टाइप का फार्म था, जहाँ तहाँ झाड़ खंखार उगे हुए थे। घास के मैदानों में कुछ उगता नहीं था और बाड़ें काफ़ी दयनीय हालत में थीं। इस बाड़े के मालिक का नाम था विल्किंगटन। वो एक आराम पसंद भलामानस किसान था। अपना ज़्यादातर टाइम मौसम के हिसाब से मछली मारने या शिकार करने में बिताता था। दूसरे बाड़े का नाम था पिंचफील्ड। ये बाड़ा छोटा और साफ सुथरा था। इसका मालिक था फ्रेडरिक। वो बड़ा ही कठोर और धूर्त आदमी था, हमेशा मुकदमेबाजी में उलझा रहता था। उसके बारे में ये मशहूर था कि वो मुश्किल से मुश्किल सौदे भी पटा लेता है। दोनों ही बाड़ों के मालिक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक दूसरे से इतना चिढ़ते थे कि चाहे वो उनके अपने ही हित में क्यों ना हो, लेकिन वो किसी भी समझौते पर कभी राजी नहीं होंगे। इसके बावजूद मैनर फार्म में हुई बगावत से ये दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें चिंता लगी थी कि कहीं उनके पशु भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ ना जान जाएं। शुरू में तो उन्होंने इस विचार को ही हंसी में उड़ाने की कोशिश की कि पशु अपने आप बाड़े कैसे चला सकते हैं। उनका कहना था कि 10-15 दिनों में ये सारा मामला निपट जाएगा। उन्होंने ये खबर उड़ाई कि मैनर फार्म में दरअसल पशु आपस में ही लड़ मर रहे हैं और बड़ी ही तेज़ी से भूखमरी की हालत में आ गए हैं। धीरे धीरे जब वक्त गुजरा और ये पता चला कि पशु भूख से नहीं मरे हैं, तो फ्रेडरिक और विल्किंगटन ने अपना सुर बदल दिया और अब पशु बाड़े में पनप रही भयानक चरित्रहीनता और दुष्टता की बातें करने लगे। उन्होंने खबर उड़ाई कि वहाँ जानवर आपस में एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं, लाल गर्म सलाखों से एक दूसरे को दाग रहे हैं और उनकी मादाएं
कॉमन है। सब उनका मिलजुल कर उपभोग कर रहे हैं। फ्रेडरिक और विल्किंगटन का कहना था कि प्रकृति के नियम के खिलाफ बगावत करने का यही नतीजा होना था। ये और बात थी कि इन कहानियों पर कभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं किया गया। सब जगह यही अफवाहें फैलती रहीं कि एक बड़ा ही अद्भुत बाड़ा है जहाँ से आदमियों को बाहर निकाल दिया गया है और पशु अपना सारा इंतजाम खुद कर रहे हैं। बगावत की ये लहर पूरे साल तक देश के दूर दराज इलाकों तक बहती रही। सांड, जिनको हमेशा से विनम्र समझा जाता था, अचानक बिगड़ैल हो गए। भेड़ों ने बाड़े तोड़ डाले और घास की फसल खोद डाली। गायों ने लात मारकर बाल्टियां उलट दीं। शिकार पर जाते घोड़ों ने अपने सवारों की बात मानने से ही इनकार कर दिया और उनको उछाल उछाल कर परे फेंक दिया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इंग्लैंड के पशु गीत की धुन और यहाँ तक कि गीत के बोल भी हर जगह सबकी जबान पर चढ़ गए। ये सब अजीब गति से चारों तरफ पहुंचे थे। जब इंसान लोग इस गीत को सुनते तो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते थे। हालांकि बाहर से वो यही जतलाते कि ये सब बकवास है। वो कहते कि ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे पशु इस घृणित गाने को गाने की जुर्रत कर रहे हैं। अगर कोई पशु इसे गाता हुआ पाया जाता तो उसे तुरंत कोड़ों से पीट कर धुन दिया जाता। लेकिन इन सब के बावजूद ये गीत दबाए नहीं दब रहा था। कस्तूरा पक्षी झाड़ियों में छुपकर इसे कूकते। कबूतरों ने इसे चिराबेल पेड़ों पर गुटरगू करके गाया। लुहार के यहाँ ये उसके शोरगुल में जा मिला और चर्च की घंटियों की गूंज का हिस्सा बन गया। जब आदमियों ने इसे सुना तो थर्रा कर रह गए। इसमें उन्हें अपने लिए कयामत की भविष्यवाणी सुनाई दे रही थी। अक्टूबर के शुरू में जब मक्की की फसल कटकर खलिहान में पहुंचाई जा चुकी थी और उसमें से कुछ के दाने भी निकाले जा चुके थे, कबूतरों का एक झुंड हवा में पंख फड़फड़ाते हुए आया। ये झुंड पशुबाड़े में बहुत अधिक उत्तेजना में पहुंचा। जोन्स और उसके सभी नौकर चाकर फॉक्सवुड और पिंचफील्ड के 6 आदमियों के साथ 5 सलाखों वाले गेट तक आ पहुंचे थे और बाड़े की तरफ आने वाली कच्ची सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। जोन्स के अलावा सबके हाथों में लाठियां थीं। जोन्स के हाथ में बंदूक थी जिसे थामे वो आगे आगे चला आ रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वे बाड़े पर फिर से कब्जा करने की नीयत से हमला करने आए थे। इस बात की आशंका काफ़ी पहले से ही की जा रही थी और इसीलिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। स्नोबॉल, जिसने फार्म हाउस में पड़ी एक पुरानी किताब में से जूलियस सीजर के अभियानों की स्टडी कर रखी थी, इस समय डिफेंसिव हमले का इंचार्ज था। उसने फटाफट आदेश दिए और 2 ही मिनटों में सभी पशु अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। जैसे ही इंसान फार्म हाउस के पास पहुंचे, स्नोबॉल ने पहला हमला बोल दिया। सभी कबूतर, जिनकी संख्या कुल 35 थी, आदमियों के सिरों के ऊपर उड़ान भरने लगे और हवा में से उनके सिरों पर बीट करने लगे। जब तक इंसान इनसे निपटते, झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे हंसों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उनकी पिंडलियों पर चोंचे मारने लगे। अलबत्ता ये हल्की किस्म की मुठभेड़ वाली झड़प थी जिसका मकसद सिर्फ थोड़ी हड़बड़ी फैलाना था। आदमियों ने बड़ी ही आसानी से हंसों को लाठियों से दूर हाँक दिया। फिर स्नोबॉल ने दूसरी पंक्ति का हमला किया। मोरियल, बेंजामिन और सारी भेड़ें और इन सब के आगे स्नोबॉल खुद आगे की तरफ तेजी से बढ़े। उन्होंने चारों तरफ से इंसानों को धकियाया और टक्करें मारी और बेंजामिन घूमकर अपने छोटे छोटे खुरों से उन पर दुलतियां झाड़ने लगा। लेकिन एक बार फिर आदमी अपनी लाठियों और कीलों जड़े जूतों से उनके ऊपर भारी पड़ने लगे। तभी स्नोबॉल की एक जोरदार चीख सुनकर सभी जानवर पीछे मुड़े और दरवाजे में से अहाते की तरफ भाग गए। उसकी ये चीख मैदान छोड़ने का संकेत थी। आदमियों ने विजय का सिंहनाद किया। उन्होंने देखा कि जैसा उन्होंने सोचा था उसी के हिसाब से उनके दुश्मनों के छक्के छूट गए थे। वे उनके पीछे अफरा तफरी में भागे और यही तो स्नोबॉल चाहता था। जैसे ही वे अहाते के भीतर पहुंचे, तीनों घोड़े, तीनों गायें और बाकी सुअर, जो पहले से ही तबेले में घात लगाकर छिपे बैठे थे, अचानक आदमियों के पीछे से आए और उनको घेर लिया। तब स्नोबॉल ने हमला बोलने का इशारा किया। वो खुद जोन्स की तरफ लपका। जोन्स ने उसे देखा, अपनी बंदूक उठाई और फायर कर दिया। गोलियां स्नोबॉल की पीठ को खरोंचती, खूनी लकीरें बनाती हुई निकल गईं और एक भेड़ उनकी रेंज में आकर मर गई। एक पल के लिए भी रुके बिना स्नोबॉल अपने पूरे वजन के साथ जोन्स की टांगों से जा भिड़ा। जोन्स गोबर की एक ढेरी पर गिर पड़ा। बंदूक उसके हाथों से छिटक गई,
लेकिन सबसे ज्यादा थर्राने वाला दृश्य था बॉक्सर का। वो अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा लोहे की नाले जड़े अपने विशाल खुरों से सांड की तरह वार कर रहा था। उसका पहला ही आघात फॉक्सवुड की घुड़साल में काम करने वाले लड़के के सिर पर लगा और वो निर्जीव होकर कीचड़ में गिर पड़ा। ये देखते ही कई आदमियों ने अपनी लाठियां छोड़ दी और भागने की कोशिश करने लगे। उनमें भगदड़ मच गई और अगले ही पल सारे पशु मिलकर आहतों में उन्हें चारों तरफ दौड़ाने लगे। उन्हें सींग भोंके गए, दुलत्तियां मारी गई, दांतों से काटा गया और पैरों तले रौंदा गया। बाड़े में कोई भी पशु ऐसा नहीं था जिसने अपने तरीके से उनसे बदला ना चुकाया हो। यहाँ तक कि बिल्ली भी अचानक एक छत से एक ग्वाले के कंधे पर कूदी और उसने अपने पंजे उसकी गर्दन में गड़ा दिए। ग्वाला बुरी तरह से चिल्लाया। एक पल के लिए जब बाहर जाने का रास्ता साफ दिखा तो सारे इंसान सर पर पांव रखकर अहाते से भाग लिए और भागते भागते बड़ी सड़क तक जा पहुंचे। और इस तरह अपने हमले के 5 मिनट के भीतर वे उसी तरह शर्मनाक तरीके से मैदान छोड़ते नजर आए। उनके पीछे हंसों का झुंड फुफकारता और उनकी पिंडलियों पर चोंचे मारता अभी भी दौड़ रहा था। एक आदमी को छोड़कर सब वापस जा चुके थे। पीछे अहाते में बॉक्सर अपने खुरों पर टाप रहा था। वो कीचड़ में औंधे पड़े घुड़साल वाले लड़के को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़का बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। बॉक्सर ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, ये तो मर गया है। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं भूल गया था कि मैंने नाले लगा रखी हैं। कौन यकीन करेगा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। स्नोबॉल चिल्लाया, भावुक होने की जरूरत नहीं है कॉमरेड। युद्ध युद्ध ही होता है। अच्छा आदमी केवल वही है जो मर चुका है। बॉक्सर ने अपनी बात फिर से दोहराई। किसी की भी, यहाँ तक कि किसी इंसान की भी जान लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तभी किसी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, अरे मौली कहाँ है? वाकई में मौली गायब थी। एक पल के लिए तो संकट की स्थिति आ गई। सबको ये डर सताने लगा कि कहीं आदमियों ने उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो या उसे अपने साथ ना ले गए हों। लेकिन आखिर में वो अपने थान में छिपी हुई पाई गई। उसने नांद में घास के बीच अपना मुंह छिपा रखा था। जैसे ही बंदूक की गोली चली थी वो भागकर यहाँ आ गई थी, और जब सब उसे खोजने के बाद वापस आए तो पाया गया कि घुड़साल वाला छोकरा असल में सिर्फ बेहोश हुआ था। होश में आते ही वो वहां से फूट लिया। अब पशु चरम उत्तेजना में एक बार फिर से जमा हुए। हर कोई दूसरों से ऊंची आवाज में लड़ाई में अपनी खुद की बहादुरी के किस्से बखान करने लगा। तुरंत ही विजय के उपलक्ष्य में बिना किसी तैयारी के एक उत्सव मना लिया गया। झंडा फहराया गया और कई बार इंग्लैंड के पशु गीत गाया गया। तब मारी गई भेड़ का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उसकी समाधि पर कंटीली घास का एक पौधा लगाया गया। समाधि के पास ही स्नोबॉल ने एक छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि जरूरत पड़ने पर सभी पशु अपने बाड़े के लिए मरने के लिए तैयार रहें। फिर सारे पशुओं ने एक बहादुरी का मेडल शुरू करने का निर्णय बहुमत से लिया। उसका नाम रखा गया पशुवीर उत्तम कोटि, और वहीं की वहीं ये मेडल स्नोबॉल और बॉक्सर को प्रदान कर दिए गए। इसमें एक पीतल का पदक था। असल में ये घोड़ों के पुराने मेडल्स थे जो साज सामान के कमरे में इन्हें मिल गए थे। इसे रविवार और छुट्टी के दिन धारण किया जाना था। एक और मेडल बनाया गया, पशुवीर मध्यम कोटि। इसे मरणोपरांत भेड़ को प्रदान किया गया। इस बात पर काफी चर्चा हुई कि आखिर इस लड़ाई को नाम क्या दिया जाए। फिर इसका नाम रखा गया तबेले की लड़ाई, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से घात लगाकर हमला किया गया था। मिसेस जोन्स की बंदूक उन्हें कीचड़ में पड़ी मिल गई थी। ये भी पता चला कि फार्म हाउस में गोलियों का भंडार रखा गया है। ये फैसला किया गया कि इस बंदूक को झंडे के चबूतरे के पास अस्त्र शस्त्र की तरह सजाकर रखा जाए और साल में 2 बार इसे चलाया जाए। एक बार 12 अक्टूबर को तबेले की लड़ाई की वर्षगांठ पर और दूसरी बार 24 जून को यानी बगावत की वर्षगांठ पर। भाग 5। सर्दियों के नज़दीक आने के साथ साथ मौली और भी ज़्यादा उत्पाती होती चली गई। वो रोज़ सुबह काम के लिए देर से पहुंचती। वो बहाना लगाती कि वो देर तक सोती रह गई। वो जानी अनजानी पीड़ाओं की शिकायतें करती, हालांकि उसकी खुराक अच्छी खासी थी। किसी न किसी बहाने वो काम से जी चुराती,
वहां से भागती और पीने के पानी वाले तालाब पर चली जाती। वहां खड़ी होकर घंटों अपनी परछाई को निहारती रहती। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर किस्म की अफवाहें उसके बारे में और भी फैली हुई थीं। एक दिन जैसे ही वो मस्ती में टहलते हुए अपनी लंबी पूंछ मटकाते हुए अहाते में घुसी तो क्लोवर उसके साथ हो ली। उसने कहा, मॉली, मुझे तुमसे एक बहुत ही गंभीर बात करनी है। आज मैंने तुम्हें पशु बाड़े को फॉक्सवुड से अलग करने वाली झाड़ी के उस पार झांकते हुए देखा। मिस्टर विल्किंगटन का एक आदमी झाड़ी की उस तरफ खड़ा हुआ था और मैं काफी दूर थी, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मैंने देखा वो तुमसे बात कर रहा था और तुम उसे अपनी नाक को सहलाने दे रही थी। इस सब का क्या मतलब है मॉली? अरे नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वो नहीं थी, ये सच नहीं है। मॉली जोर से बोली और इठलाकर जमीन खोदने लगी। मेरी आंखों में झांक कर देखो मॉली, क्या तुम कसम खाकर ये कह सकती हो कि वो तुम्हारी नाक नहीं सहला रहा था? नहीं, ये सच नहीं है, मॉली ने धीरे से कहा, लेकिन वो क्लोवर से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। अगले ही पल वो अपने पंजों पर उछली और खेत की तरफ सरपट दौड़ ली। क्लोवर को एक तरीका सूझा। किसी से भी कुछ कहे बिना वो मॉली के थान पर गई और अपने सूम से उसने पुआल को पलट दिया। पुआल के नीचे थोड़ी सी गुड़ की भेली और अलग अलग रंगों के रिबनों के कई गुच्छे छुपे रखे थे। 3 दिन बाद मॉली गायब हो गई। कई हफ्तों तक तो उसका कुछ भी पता नहीं चला। फिर कबूतरों ने बताया कि उन्होंने उसे विलिंगडन के परली तरफ देखा है। वो लाल काले रंग में पुते एक शानदार तांगे की छड़ में जुती हुई थी। वो तांगा एक पब्लिक बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। एक मोटा लाल मुंह वाला आदमी, जिसने 4 खाने वाला जांघिया और गैटिस यानी घुटनों तक के जूते पहने हुए थे और जो देखने में भटियारों जैसा लग रहा था, वो मॉली की नाक सहलाते हुए उसे गुड़ खिला रहा था। मॉली का कोट नया नया था और उसने अपने माथे के बालों पर सिंदूरी रिबन बांध रखा था। कबूतरों ने यह भी बताया कि लगता है जैसे मॉली अब बहुत खुश है। और इसके बाद किसी भी पशु ने मॉली का जिक्र नहीं किया। जनवरी का मौसम बहुत खराब आया। धरती लोहे की तरह सख्त हो गई थी। खेतों में कुछ भी नहीं किया जा सका। बड़े बखार में कई मीटिंग्स आयोजित की गईं और सुअरों ने आने वाले मौसम के लिए काम की रूपरेखा बनाने में खुद को बिजी कर लिया। ये स्वीकार कर लिया गया कि सुअर, जो बाकी सारे जानवरों से ज्यादा चतुर हैं, बाड़े की नीतियों के सभी सवाल तय किया करेंगे। हालांकि उनके फैसले बहुमत से समर्थन के बाद ही लागू किए जाएंगे। ये इंतज़ाम ठीक ठाक चलता रहता अगर स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच विवाद ना उठ खड़े होते। ये दोनों हर उस मुद्दे पर असहमत हो जाते जहां असहमत होने की गुंजाइश होती थी। अगर दोनों में से एक ज्यादा एकड़ में जॉब बोने का सुझाव देता तो दूसरा जई के लिए ज्यादा एकड़ की मांग करता, और अगर उनमें से एक ये कहता कि फला फला खेत बंद गोभी के लिए बिल्कुल सही है, तो दूसरा ये कहता कि वो खेत तो कंदमूल के अलावा किसी भी दूसरी चीज के लिए बेकार है। दोनों के अपने अपने समर्थक थे और कई बार इन बातों पर गर्मा गर्म बहसें भी हो जाती। इन बैठकों में स्नोबॉल अक्सर अपने बेहतरीन भाषणों की वजह से जीत जाता था, लेकिन नेपोलियन बीच बीच में अपने लिए प्रचार कराकर लोगों का समर्थन पा लेता। वो भेड़ों के संबंध में खास तौर पर सफल था। पिछले कुछ अरसे से भेड़ों ने 4 टांगे अच्छी 2 टांगे खराब ये वाला नियम मौसम बेमौसम मिमियाना शुरू कर दिया था। वो अक्सर इसे गाकर मीटिंग के बीच में बाधा डालती। ये पाया गया कि वो स्नोबॉल के भाषण के दौरान नाजुक पलों में 4 टांगे अच्छी 2 टांगे खराब का ये राग खास तौर से अलापती थीं। स्नोबॉल को फार्म हाउस के किसान और पशुपालक पत्रिकाओं के कुछ पुराने एडिशन मिल गए थे और उसने बारीकी से उनको स्टडी किया था। उसके पास नवीनता और सुधारों के लिए ढेरों योजनाएं थीं। वो खेतों की नालियों और चारे को हरा बनाए रखने और कचरे आदि के बारे में बड़ी ही अक्लमंदी भरी बातें करता था। उसने पशुओं के लिए एक ऐसी पेचीदा योजना बनाई थी कि वे सीधे ही खेतों में हर दिन अलग अलग जगह पर हगा करें। इससे ढुलाई की मेहनत बच जाती। नेपोलियन की खुद की कोई योजना नहीं होती थी, लेकिन वो शांति से हमेशा यही कहता कि स्नोबॉल की योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा लगता था जैसे वो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर उनका कोई भी विवाद इतना कटु नहीं हुआ था जितना पवन चक्की वाला विवाद हुआ। लंबे चरागाह में
फार्म की इमारतों के पास ही वहां एक छोटी सी टेकरी थी। ये बाड़े की सबसे ऊंची जगह थी। सारी जमीन का सर्वेक्षण करने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की कि पवन चक्की के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। पवन चक्की से डायनेमो चलाया जा सकेगा और पूरे बाड़े को बिजली की सप्लाई हो सकेगी। इससे बाड़े में रोशनी भी होगी और सर्दियों में वो गर्म रहेंगे। और इससे एक चक्करदार आरी, चारा काटने की मशीन, चुकंदर की फांके काटने की मशीन और दूध दोहने की बिजली की मशीन भी चलाई जा सकेगी। पशुओं ने इससे पहले कभी इस तरह की चीज़ों के बारे में सुना भी नहीं था, क्योंकि बाड़ा पुरानी किस्म का था और उसमें बाबा आदम के ज़माने की मशीनें थीं। वो मुंह बाय ये सारी बातें सुनते रहे और स्नोबॉल उन शानदार मशीनों की काल्पनिक तस्वीरें खींचता रहा जो उनके ये सारे काम कर दिया करेंगी और वे आराम से खेतों में चरते रहेंगे या फिर पढ़ लिख कर या बातचीत करके अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। कुछ ही हफ्तों में स्नोबॉल ने पवन चक्की की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया। इसके ज्यादातर ब्यौरे जो थे वो मिस्टर जोन्स की 3 किताबों से आए थे। किताबों के नाम थे घर में करने के 1000 उपयोगी काम, हर आदमी खुद का मिस्त्री और नौसिखुओं के लिए बिजली। स्नोबॉल ने अपनी स्टडी के लिए साइबान को चुना था, जो कभी अंडे सेने के बक्से रखने के काम आता था। इसका लकड़ी का समतल चिकना फर्श ड्राइंग का काम करने के लिए एकदम बढ़िया था। वो खुद को घंटों के लिए इस कमरे में बंद कर लेता, एक पत्थर के टुकड़े की मदद से किताबों को खुली रखता, अपने पैर के जोड़ों के बीच चौक का एक टुकड़ा फंसाकर वो तेजी से आगे पीछे चलता, एक के बाद एक दूसरी लाइनें खींचता और उत्तेजना से धीमे धीमे प्यां प्यां करता। धीरे धीरे ये सारे खाके क्रैंकों और दांतेदार पहियों के जटिल जाल में बदल गए। आधे से ज्यादा फर्श इनसे भर गया। दूसरे पशुओं को ये सब कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वे इससे काफी प्रभावित हुए। सब के सब स्नोबॉल की ड्राइंग देखने के लिए दिन में कम से कम एक बार तो यहाँ जरूर आते। यहाँ तक कि मुर्गियां और बत्तखें भी आईं। वो इस बात का ख्याल रखती कि कहीं उनके पांव चौक के निशानों पर ना पड़ जाएं। सिर्फ नेपोलियन था जो इस सबसे अलग थलग बना रहा। उसने शुरू से ही खुद को पवन चक्की के खिलाफ घोषित कर रखा था। अलबत्ता एक दिन वो अचानक ही मुआयना करने के लिए वहां आ पहुंचा और साइबान में भारी कदमों से चहलकदमी करता रहा। वो सारे खाकों को गौर से देखता रहा और उन पर 1-2 बार उसने घुर-घुर भी किया। फिर अचानक उसने अपनी एक टांग उठाई, खाकों पर पेशाब किया और एक शब्द भी बोले बिना बाहर निकल गया। पवन चक्की के मामले पर पूरा बाड़ा भीतर तक बटा हुआ था। स्नोबॉल इस बात से इनकार नहीं करता था कि इसे बनाना मुश्किल काम होगा। पत्थरों की खुदाई करनी होगी, उनकी दीवारें खड़ी की जाएंगी, पाल बनाने होंगे और इसके बाद डायनेमो और तारों की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ों को हासिल कैसे किया जाएगा ये स्नोबॉल ने नहीं बताया था, लेकिन उसका दावा था कि ये सब 1 साल के अंदर किया जा सकता है। उसने घोषणा की कि इसके बाद इतने परिश्रम की बचत होगी। पशुओं को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ नेपोलियन का तर्क ये था कि इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो है खाने के अन्न का उत्पादन बढ़ाने की, और अगर वे पवन चक्की पर समय बर्बाद करते रहे तो सब के सब भूखे मर जाएंगे। तो सारे पशुओं ने अब खुद को 2 ग्रुप्स में बांट लिया। दोनों ने अपने अलग अलग नारे भी बना लिए। पहला नारा था स्नोबॉल को वोट दो, हफ्ते में 3 दिन काम करो, और दूसरा नारा था नेपोलियन को वोट दो और भरी हुई नाद पाओ। बेंजामिन ही एक अकेला ऐसा पशु था जो किसी भी ग्रुप की तरफ नहीं झुका। उसने दोनों ही बातें मानने से इनकार कर दिया कि या तो ज़्यादा खाना मिला करेगा या फिर पवन चक्की से मेहनत की बचत होगी। उसका कहना था कि पवन चक्की हो या ना हो, जिंदगी हमेशा ही पहले की तरह बदहाली में ही चलती रहेगी। पवन चक्की के इस विवाद के अलावा एक और भी सवाल था बाड़े की सुरक्षा का। ये अच्छी तरह से महसूस कर लिया गया था कि मनुष्यों को तबेले की लड़ाई में हरा तो दिया गया है, लेकिन वे फिर से मिस्टर जोन्स को वापस लाने के लिए दूसरा हमला भी कर सकते हैं, और इस बार वे पहले से ज़्यादा तैयारी करके आएंगे। ऐसा करने के लिए उनके पास ठोस कारण भी थे, क्योंकि उनकी हार की खबर देश के दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच गई थी और पड़ोसी बाड़ों के पशु अब पहले की तुलना में ज़्यादा बेचैन थे। हमेशा की तरह इस बात पर भी स्नोबॉल और नेपोलियन एक दूसरे से असहमत थे। नेपोलियन के अनुसार पशुओं को जो सबसे ज़रूरी काम करना चाहिए वो ये था कि बंदूकें आदि हासिल की जाएं और उनको चलाने की ट्रेनिंग ली जाए।
स्नोबॉल का कहना था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कबूतर बाहर भेजते रहना चाहिए जो पास पड़ोस के बाड़ों में बगावत के लिए जानवरों को उकसाएंगे। एक ने यह तर्क दिया कि अगर वो खुद की रक्षा नहीं कर पाए तो तय है उन्हें हरा दिया जाएगा, और दूसरे का तर्क था कि अगर हर जगह बगावत हो जाए तो फिर उन्हें अपनी रक्षा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पशुओं ने पहले नेपोलियन की बात सुनी, फिर स्नोबॉल की, और फिर उन्हें समझ नहीं आया कि इनमें से सही कौन है। बस वे इतना जानते थे कि जिस टाइम दोनों में से जो भी उनके सामने बोल रहा होता था उन्हें उसी की बात सही लगती थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब स्नोबॉल की प्लानिंग पूरी हो गई। आने वाले रविवार को होने वाली मीटिंग में ये सवाल वोटिंग के लिए सामने रखा जाना था कि पवन चक्की पर काम शुरू किया जाए या नहीं। जब सारे पशु बड़े बखार में जमा हो गए तो स्नोबॉल उठा और भेड़ों की मिमियाहट के द्वारा बाधा डालने के बावजूद पवन चक्की के समर्थन में अपने कारण गिनाने लगा। फिर नेपोलियन जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। उसने बड़े ही मज़े से कहा कि पवन चक्की सिर्फ बकवास है और कोई भी इसके पक्ष में वोट ना दे। ये कहकर वो बैठ गया। इस पर स्नोबॉल अपनी टांगों पर उछला और भेड़ों को डांटते हुए पवन चक्की के पक्ष में फिर से अपील करने लगा। जब उसने बड़े ही दमदार तरीके से अपनी सारी बातों को फिर से दोहराया तो ऐसा लगा कि सारे जानवर उसकी बातों से पिघलकर उसके पक्ष में हो गए हैं। लेकिन तभी अचानक नेपोलियन उठा और उसने स्नोबॉल की तरफ अजीब तरीके से कनखियों से देखते हुए बड़ी ही ऊंची आवाज में एक अजीब सी पिनपिनाहट की आवाज निकाली। ऐसी आवाज निकालते उसे पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। इसके तुरंत बाद वहां बाहर की तरफ से भौंकने की भयंकर आवाजें आईं और 9 बड़े बड़े कुत्ते जिन्होंने पीतल जड़े कॉलर लगा रखे थे छलांगे मारते हुए बखार में घुस आए। वो सीधे स्नोबॉल की तरफ लपके। वो ठीक वक्त पर अपनी जगह से कूदकर हट गया और इस तरह उनके झपटते पंजों से खुद को बचा पाया। पल भर में ही वो दरवाजे से बाहर था और कुत्ते उसके पीछे थे। सारे पशु डरे हुए और भौचक्के से दरवाजे पर भीड़ लगाकर खड़े हो गए। स्नोबॉल सड़क की तरफ वाले लंबे चरागाह में सरपट दौड़ा चला जा रहा था। वो इतनी तेज दौड़ रहा था जितना तेज एक सुअर ही दौड़ सकता है, लेकिन ये कुत्ते एकदम उसके पीछे लगे हुए थे। अचानक वो झपटा और लगा कि कुत्ते उसे दबोच लेंगे, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा हुआ और पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगा। एक बार फिर से कुत्ते बिल्कुल उसके पास पहुंच गए। उनमें से एक ने तो स्नोबॉल की पूंछ अपने पंजों में दबोच ही ली थी कि स्नोबॉल ने ठीक वक्त पर अपनी पूंछ को उमेट कर बचा लिया। फिर उसने थोड़ा और दम लगाया और कुछ ही इंचों के अंतराल से बाड़े के एक छेद के पार निकल गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। डरे हुए सारे पशु वापस बखार में सरक गए। पल भर में ही कुत्ते छलांगे लगाते लौट आए। पहले तो कोई कल्पना भी नहीं कर सका कि आखिर ये जीव आए कहाँ से, लेकिन जल्दी ही सबको पता चल गया। ये वही पिल्ले थे जिनको नेपोलियन उनकी माँओं से ले गया था और उन्हें गुपचुप बड़ा करता रहा था। हालांकि वे अभी पूरी तरह जवान नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उनका डील डॉल अच्छा खासा था और वो देखने में भेड़ियों की तरह खतरनाक लग रहे थे। वे नेपोलियन से सटे खड़े रहे। वो उसके आगे वैसे ही पूंछ हिला रहे थे जैसे दूसरे कुत्ते मिस्टर जोन्स के आगे पूंछ हिलाया करते थे। नेपोलियन अब उस जगह पर चढ़ गया जहां पहले अपना भाषण देने के लिए कभी मेजर खड़ा हुआ था। उसने घोषणा की कि अब से रविवार सुबह वाली मीटिंग्स नहीं हुआ करेंगी, और वो इसलिए क्योंकि ये गैर ज़रूरी हैं और इनसे समय बर्बाद होता है। भविष्य में बाड़े के कामकाज से जुड़े सारे मसले सुअरों की एक खास कमेटी द्वारा निपटाए जाएंगे। इसका सेक्रेटरी वो खुद होगा। ये बैठकें गुप्त रूप से होंगी और बाद में इसके फैसले दूसरे जानवरों को सुना दिए जाएंगे। सारे पशु उसके बाद भी रविवार की सुबह झंडे को सलाम करने, इंग्लैंड के पशु वाला गीत गाने और हफ्ते भर के लिए अपने ऑर्डर्स लेने के लिए इकट्ठे हुआ करेंगे, लेकिन अब और कोई बहसें नहीं हुआ करेंगी। स्नोबॉल के इस तरह से निष्कासन से सारे जानवरों को बड़ा ही धक्का पहुंचा और वो काफ़ी निराश भी हो गए। उन्होंने अपनी असहमति जताने की कोशिश भी की, लेकिन अचानक नेपोलियन के चारों तरफ बैठे कुत्तों ने धमकी भरी गुर्राहटें निकालनी शुरू की, जिससे वे लोग चुप होकर वापस बैठ गए। बाद में स्क्वीलर को बाड़े में दूसरे पशुओं को नई व्यवस्था के बारे में समझाने के लिए भेजा गया। उसने कहा, कॉमरेड्स, मुझे यकीन है
कि यहाँ मौजूद हर एक पशु कॉमरेड नेपोलियन के इस त्याग की सराहना करता है जो उन्होंने अपने ऊपर ये अतिरिक्त भार डालकर किया है। ये मत समझिए दोस्तों कि नेतृत्व से आनंद मिलता है, ये तो एक गहरी और भारी जिम्मेदारी है। कॉमरेड नेपोलियन का तो यही मानना है कि सभी पशु बराबर हैं और इस बात से वो बहुत खुश होंगे कि आप लोग अपने फैसले अपने आप कर सकें, लेकिन कभी कभी आप गलत फैसले भी तो ले सकते हैं और फिर तब हम सबका क्या होगा। अब मान लीजिए आप लोगों ने स्नोबॉल की इस पवन चक्की के ख्याली पुलाव के चक्कर में उसके पीछे चलने का फैसला कर लिया होता तो भला क्या होता। काफी देर चले इस लंबे लेक्चर के बाद पशुओं को यकीन हो गया कि जो स्क्वीलर कह रहा है वो एकदम सही है। इस समय तक मौसम खुल चुका था और वसंत के टाइम की जुताई शुरू हो चुकी थी। वो साइबान जिसमें स्नोबॉल ने पवन चक्की के खाके खींचे थे बंद कर दिया गया था और ये मान लिया गया था कि उन खाकों को जमीन पर से मिटा दिया गया है। हर रविवार की सुबह 10 बजे सारे पशु बड़े बखार में इकट्ठे होते और पूरे हफ्ते के लिए अपने ऑर्डर्स प्राप्त करते। जनाब मेजर की खोपड़ी जिस पर से मांस झड़ चुका था फलों वाले बगीचे के कब्र से खोद निकाली गई और झंडे के डंडे के नीचे एक ठूंठ पर उसे सजा दिया गया था। झंडा चढ़ाने के बाद अब पशुओं से उम्मीद की जाती थी कि वे बखार में घुसने से पहले खोपड़ी के आगे से सम्मानजनक तरीके से गुजरें। आजकल वे पहले की तरह एक साथ नहीं बैठते थे। नेपोलियन, स्क्वीलर और मिनिमस नाम के एक दूसरे सुअर के साथ उठे हुए चबूतरे पर आगे बैठता। उनके चारों तरफ वो 9 कुत्ते बैठते। बाकी सारे पशु उनकी तरफ मुंह करके मुख्य बखार में बैठते। नेपोलियन रूखी फौजी आवाज में पूरे हफ्ते के आदेश पढ़कर सुनाता और एक बार इंग्लैंड के पशु गीत गा लेने के बाद सारे पशु तितर बितर हो जाते। स्नोबॉल की निकासी के बाद तीसरे रविवार को पशुओं को नेपोलियन की ये घोषणा सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई कि आखिरकार उन्हें पवन चक्की बनानी ही होगी। उसने अपना विचार बदलने के पीछे कोई कारण नहीं बताया, लेकिन पशुओं को चेतावनी भर दे दी कि इस अतिरिक्त काम का मतलब बहुत अधिक मेहनत होगा, यहाँ तक कि उनका राशन कम करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अलबत्ता खाके और योजनाएं एक एक बारीकी के साथ पहले ही तैयार किए जा चुके थे। पिछले 3 हफ्ते से सुअरों की एक खास कमेटी इस पर काम कर रही थी। दूसरे कई सुधारों के साथ पवन चक्की बनाने में 2 साल लगने की उम्मीद थी। उस शाम स्क्वीलर ने दूसरे पशुओं को अलग से बताया कि नेपोलियन तो असल में कभी भी पवन चक्की के विरुद्ध था ही नहीं। इसके विपरीत वो तो नेपोलियन ही था जिसने शुरू में पवन चक्की का समर्थन किया था, और वो जो नक्शे थे जो स्नोबॉल ने कमरे में जमीन पर बनाए थे वो सारे तो नेपोलियन के कागजों में से चुराए गए थे। असल में तो पवन चक्की नेपोलियन के ही दिमाग की उपज थी। तब किसी जानवर ने पूछा, तो फिर वो पवन चक्की के खिलाफ इतना कड़ा विरोध क्यों करता था? इस पर स्क्वीलर ने बड़ी ही धूर्तता से कहा, अरे ये तो नेपोलियन की चालाकी थी। उसने सबको ऐसा लगने दिया कि वो पवन चक्की के खिलाफ है ताकि स्नोबॉल से छुटकारा पाया जा सके। स्नोबॉल बहुत ही खतरनाक था और सबके ऊपर गलत असर डाल रहा था, लेकिन अब उसका कांटा साफ हो चुका है और इसलिए पवन चक्की की प्लानिंग बिना किसी बाधा के पूरी की जा सकती है। यही तो रणनीति होती है, समझे? रणनीति कॉमरेड्स, रणनीति। पशुओं को ये पक्का पता नहीं था कि इस रणनीति शब्द का मतलब होता क्या है, लेकिन एक तो स्क्वीलर इतनी विश्वसनीयता के साथ बोला और दूसरे संयोग से 3 कुत्ते उस समय वही मौजूद थे जो अपनी धमकी भरी आवाज में गुर्रा रहे थे, तो इसलिए सब ने बिना कोई सवाल किए उसकी इस बात को मान लिया। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द एनिमल फार्म का दूसरा और आखिरी भाग।